शीरोंग की तारीफ सुनकर लिनफे ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। बस, ठीक ठाक है। लिनफे, तुम्हारे पास अभी रेड ऑइंटमेंट की कितनी बोतलें हैं? शी यूरोंग ने पूछा। लिनफे ने जरा सोचा और बोला, इस वक्त 500 बोतलें हैं। अगर आपको और चाहिए तो थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, पहले मैं ये 500 बोतलें ले लेती हूँ। बाकी जब तैयार हो जाएं, मुझे खुद बता देना। शीरोंग के शब्दों में बिल्कुल साफ भरोसा था। लिनफे ने बस इतना कहा, हूं, और हानशे के साथ एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो के वेयर हाउस की ओर चला गया माल उतारने। उन्हें जाते देख सीरोंग ने फिर से टेस्ट रिपोर्ट उठा ली, खासकर आखिरी निष्कर्ष। साइनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की जांच के अनुसार रेड ऑइंटमेंट इंसानी शरीर के लिए पूरी तरह सुरक्षित थी। इसमें हर्बल दवाओं का बेस जरूर था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसकी ज्यादातर जड़ी बूटियां ब्लू स्टार पर खात हर्ब से बिल्कुल मेल नहीं खाती थीं। खाली वेयरहाउस में लिन फे ने अपनी रिंग शेप्ड स्पेस स्पिरिट वेपन से 5 बड़े वुडन बॉक्सेस जमीन पर उतारे। हर बॉक्स में 100 बोतलें हैं। आप संख्या चेक कर लें, उसने वेयरहाउस इंचार्ज से कहा। गिनती पूरी हुई, कागजी कार्रवाई खत्म, और लिन फे हनशुए के साथ वेयरहाउस से बाहर आ गया। हनशुए हंसकर बोली, बॉस लिन, 100 स्पिरिट स्टोन्स की इस छोटी सी डील के लिए भी आप सुबह सुबह पहुंच गए। सच में हैरान कर दिया आपने। अगर फ्रंट लाइन पर काम करने वाले इन्वेस्टिगेटर्स इतने जानलाकर न लड़ते तो मैं भी इतना ध्यान न देता। लिन फे मन ही मन बुदबुदाया और फिर मुस्कुरा कर बोला, बूंद बूंद से सागर बनता है। 100 स्पिरिट स्टोन्स की छोटी सी डील सही, लेकिन 10 बार, 100 बार वही छोटी चीज बड़ी बन जाती है। हंसुए हंस पड़ी। आपके हिसाब से तो 100 स्पिरिट स्टोन्स खेल खेल में हो जाते हैं। हम लोगों को तो हर क्वार्टर में 2-3 स्पिरिट स्टोन्स मिलते हैं। 100 स्पिरिट स्टोन्स ज्यादातर प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत बड़ी चीज है, और बाजार में स्पिरिट स्टोन्स वैसे ही कम होते जा रहे हैं। लिन फेई ने हल्का सा हंसकर कहा, मेहनत का पैसा है, कमा लेते हैं। चलो, मैं निकलता हूं। ये अमाउंट मेरे लिंक्शी सेविंग्स कार्ड में जल्दी ट्रांसफर करवा देना। हाँ हाँ, अभी करवा दूंगी, हंशे बोली। दोनों ने कुछ बातें और की। फिर लिनफे एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो से बाहर निकल आया। वह सीधे घर नहीं गया। सड़क किनारे से एक टैक्सी रोकी और अपने अगले काम की ओर निकल पड़ा। गर्मी चरम पर थी। सड़क पर चलती लड़कियां हल्के कपड़ों में थीं, पर स्टाइल का एक भी रंग कम नहीं पड़ा था। पूरा शहर मानो रंगीन लहरों की तरह चमक रहा था। लिनफे ने सनग्लासेस उतारकर अपनी स्पेस स्पिरिट डिवाइस में रखे, हाथ में ओरिजिनल मिल्क टी का कप पकड़ रखा था, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की सबसे फैंसी गलियों में बने एक सायोनिक वेपन स्टोर के अंदर जा पहुंचा। कहते हैं रोंगचेंग में यह सबसे बड़ा नो वेपन शॉप था। वेलकम। दरवाजे पर खड़ी दो सुंदर ग्रीटर्स मुस्कुरा उठी। लिनफे ने शिष्टता से सिर हिलाया और अंदर चला गया। अंदर हर दिशा में सायोनिक हथियारों की चमक फैल रही थी, और हर चीज का दाम आसमान छू रहा था। सबसे सस्ती सायोनिक वेपन भी 1 मिलियन की थी। शुइथोंग ने पहले जो कहा था, उससे आधी कीमत। कारण यह था कि सायोनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई फोर्जिंग टेक आने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत घट चुकी थी। लेकिन 1 मिलियन की कीमत अब भी आम लोगों के लिए बहुत बड़ी थी। नए एलियन हंटर्स के लिए तो लगभग असंभव। और कीमत ऊंची क्यों न हो, इन हथियारों में रेयर सायोनिक मटेरियल्स जाते थे। इनकी धार, मजबूती और सायोनिक एनर्जी एफिशिएंसी साधारण हथियारों से कहीं ज्यादा थी। सिंगल मटेरियल वाले हथियार जैसे लिनफे का खुद का वेपन अब बाजार में लगभग बंद पड़े थे, क्योंकि वे सायोनिक एनर्जी बहुत तेजी से खींच लेते थे। और लाइफ एंड डेथ मिशंस पर जाने वाले हंटर्स के लिए यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। लड़ाई में हर कण बची हुई सायोनिक एनर्जी जिंदगी बदल सकती थी। स्टोर बहुत बड़ा था। लिनफे 10 मिनट से ज्यादा घूम चुका था। मिल्क टी भी खत्म हो गई, पर पहली फ्लोर ही पूरी नहीं हुई थी। ऊपर ऐसी 5 फ्लोर्स थी। भीड़ अच्छी थी, ज्यादातर प्रैक्टिशनर्स और सभी शॉपिंग गाइड्स भी प्रैक्टिशनर्स। कम से कम मिड लेवल स्ट्रेंथ। ये जरूरी भी था। सायोनिक हथियार बिना सायोनिक एनर्जी के कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते? तभी एक शॉपिंग गाइड काले यूनिफॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर हाई लेवल शक्ति वाली लड़की मुस्कुराकर उसके पास आई। सर, क्या आप कुछ खास ढूंढ रहे हैं? उसने पूछा। तुम्हारे स्टोर में सबसे बेहतरीन सायोनिक वेपन कितने की है? लिनफे ने पूछा। 5 मिलियन, उसने तुरंत जवाब दिया। दिखाओ, लिनफे ने कहा। जरूर, लेकिन वह यहां नहीं है। कृपया मेरे साथ आइए। वह उसे एलिवेटर की ओर ले चली। कुछ मिनट बाद वे दोनों 5वीं मंजिल पर पहुंचे। यहां भीड़ बहुत कम थी,
कीमतें इतनी ऊंची थी कि आम लोग चढ़ते ही नहीं थे। शॉपिंग गाइड ने एक डिस्प्ले कैबिनेट खोला और एक लॉन्ग सोर्ड निकाला। यह हमारी कंपनी का सबसे टॉप टियर सायोनिक लॉन्ग सोर्ड है। सायोनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीन तकनीक से फोर्ज किया गया, दर्जनों रेयर मटेरियल से। उसने अपने हाथों से उसमें सायोनिक ऊर्जा डाली और तलवार दे दी पैमान हो उठी। मेरे जैसे फर्स्ट ऑर्डर हाई लेवल प्रैक्टिशनर के लिए भी यह तलवार 5 मिनट तक लगातार एनर्जी बूस्ट बनाए रख सकती है। सच में टॉप ग्रेड वेपन है। लिनफे का चेहरा शांत ही रहा। शॉपिंग गाइड के मन में यदि मगर चल उठे, कहीं मैंने गलत आकलन तो नहीं कर लिया। कपड़े ब्रांडेड नहीं, लेकिन ओरा, कॉन्फिडेंट, ये कोई साधारण ग्राहक नहीं। तभी लिनफे ने सीधे कहा, ऐसी स्पिरिचुअल वेपन लॉन्ग सोर्ड की 50 दे दो। शॉपिंग गाइड लड़की के दिमाग में मानो एक बड़ा सा सवाल या निशान उभर आया। मैंने कहा, ऐसे स्पिरिचुअल वेपन लॉन्ग सोर्ड के 50 टुकड़े मुझे चाहिए। लिन फेई ने दोबारा पूरी गंभीरता से कहा, सर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? उसने धीमे से पूछा, अब भी यकीन न कर पाने वाले स्वर में। मैं मजाक नहीं करता, लिन फेई ने शांत भाव से जवाब दिया। उसके बाद तो जैसे जमीन ही खिसक गई। एक स्पिरिचुअल वेपन लॉन्ग सोर्ड की कीमत 5 मिलियन और 50 की कुल कीमत 250 मिलियन। इतना बड़ा ऑर्डर दुकान के इतिहास में शायद पहली बार। शॉपिंग गाइड लड़की को तो हल्की सी चक्री लग गई। अचानक आई इस खुशकिस्मती ने उसे क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। लिन फेई आगे बोला, इन 50 स्पिरिचुअल वेपन सोर्ड्स के अलावा मुझे कुछ ऐसे हथियार भी चाहिए जो सिर्फ स्पिरिचुअल आयरन ओर से बने हों। क्या आपकी दुकान ये कस्टमाइजेशन करती है? लड़की ने खुद को संभाला। अजीब लगा कि कोई ग्राहक मार्केट में रिजेक्ट हो चुके हथियारों को कस्टमाइज करवाना चाहता है, पर उसने कोई सवाल नहीं किया। वह केवल मुस्कुराकर बोली, सर, ऐसे हथियार का निर्माण आसान होता है। हम सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट प्राइस और थोड़ा सा प्रोसेसिंग फी लेते हैं। एक का कितना पड़ेगा? लिन फेई ने पूछा। मटेरियल यूसेज पर निर्भर करता है। प्रोसेसिंग फी मटेरियल कॉस्ट का केवल 1% होता है, लड़की ने बताया। लिन फेई ने तुरंत हिसाब लगा लिया। अगर एक हथियार के लिए 10 किलो मटेरियल चाहिए तो कॉस्ट 1 लाख और प्रोसेसिंग फी 1000, कुल 1 लाख 1000। फिर उसने बड़ी सहजता से कहा, तो ऐसे 2000 हथियार चाहिए, 10-10 किलो वाले। शॉपिंग गाइड लड़की एकदम जड़ हो गई। 2000? उसे लगा शायद उसने गलत सुना। इतने सारे एक साथ बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लिन फेई ने हल्के अंदाज में कहा। लड़की ने मशीन की तरह सिर हिलाया, अब भी इस शॉक से बाहर निकल पाती हुई। इतने हथियार बनाने में कितना समय लगेगा? उसने पूछा। लगभग 3 दिन, लड़की ने जवाब दिया। सिर्फ 3 दिन? काफी तेज। लिन फेई संतुष्ट होकर हंसा। ठीक है, मैं अभी पेमेंट कर देता हूं। तुम्हारा कैश काउंटर कहाँ है? पेमेंट, ये सुनते ही लड़की जैसे सपना छोड़कर हकीकत में लौटी। सर, उधर है, मैं आपको ले चलती हूं। भुगतान का क्षण। 50 अलॉय स्पिरिचुअल वेपन लॉन्ग सोर्ड यूनिट प्राइस 5 मिलियन कुल 250 मिलियन। शुद्ध स्पिरिचुअल आयरन ओर वाले 2000 हथियार यूनिट प्राइस 1 लाख 1000 कुल 220 मिलियन कुल राशि 470 मिलियन। कैशियर ने 3 बार गणना दोहराई, तभी जाकर वह संख्या उसे वास्तविक लगी। पास में खड़ा एक 40 वर्षीय एलियन हंटर इस दृश्य को देख रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी की बचत 2 पुश्तैनी मकान बेचकर बमुश्किल 5 मिलियन का हथियार खरीदा था। और सामने यह शख्स जिसके शरीर से एक कण भी साइकिक एनर्जी का न निकल रहा था, 470 मिलियन ऐसे कैजुअली खर्च कर रहा था मानो डिपार्टमेंटल स्टोर में कपड़े खरीद रहा हो। लिन फेई ने कार्ड स्वाइप किया, साइन किया, पता छोड़ा, सब कुछ उसी सहजता से। दुकान के बाहर तक उसे विदा करते हुए शॉपिंग गाइड लड़की नी ने जेब से एक कार्ड निकाला। सर, यह मेरी बिजनेस कार्ड है। अगली बार जरूरत हो तो पहले मुझे कॉल कर लीजिए। लिन फेई ने कार्ड पढ़ा। लू जिचियन, लोग मुझे शाओलू कहते हैं। वह मुस्कुराई। लिन फेई हंसा, आप मुझसे 3-4 साल बड़ी लगती हैं। आपको शाओलू बुलाना अजीब नहीं लगेगा? नहीं, मेरे दोस्त सब मुझे ऐसा ही कहते हैं, वह बोली। ठीक है, फिर मैं भी आपको शाओलू कहूंगा, लिन फेई ने कहा और विदा ली। जैसे ही वह भीड़ में ओझल हुआ, लू जीचियान ने लंबी सांस छोड़ी, सीने पर हाथ फेरा और खुशी में लगभग चमक उठी। कस्टम वाले छोड़ भी दें तो सिर्फ 250 मिलियन की सेल, 3 पर 10,000 वाली कमीशन का मतलब 75,000। मेरी आधे साल की सैलरी एक ही दिन में। भगवान का शुक्र है आज छुट्टी नहीं ली। घर वापसी एक सफेद रोशनी की चमक के साथ लिन फेई घर पहुंचा। लिविंग रूम में टीवी चल रहा था।
आवाज सामान्य थी, पर आज कुछ अलग लगा। सिर्फ चिसे हुआ टीवी देख रही थी। 3 छोटे स्पैरोज़ कहीं दिख नहीं रहे थे। चिसे हुआ, आज तीनों चिड़ियाएँ साथ क्यों नहीं देख रहीं? लिन फेई ने पूछा। वो लोग अपने वॉलेट्स के लिए सुरक्षित घोंसला बनाने गए हैं। चिसे हुआ ने टीवी से नजर हटाए बिना कहा। थोड़ा काम है, बाद में आएंगे। ओह! लिन फेई ने कंधे उचका दिए और उसके बगल में बैठ गया। टीवी पर एक एंशिएंट कॉस्ट्यूम मार्शल आर्ट्स ड्रामा चल रहा था, लेकिन ये वह पुरानी शैली नहीं थी जो उसके बचपन की यादों में थी। यहाँ तो उड़ान, प्रकाश, एनर्जी बर्स्ट्स, अलौकिक मार्शल आर्ट्स के साथ फुल सुपरनैचुरल फ्यूजन। नीच दुष्ट, रॉब द रिच एंड हेल्प द पुअर का नकली ध्वज लेकर अत्याचार करते हो। आज मैं आसमान का न्याय करूंगा। क्या क्या? धड़ाम धड़ाम। दृश्य इतने चमकदार और सिनेमैटिक थे कि देखने वाले का दिल उछल जाए। चिसेवा खलनायक को मरते देख मन ही मन सोचने लगी, हम और छोटे स्पैरोज इस आदमी जैसे नहीं हैं। हम तो सिर्फ बुरे लोगों को ही लूटते हैं। सच्ची रॉब द रिच हेल्प द पुअर हमारी ही टीम है। लिनफे ने सिर हिलाया। स्पेशल इफेक्ट्स बढ़िया है। इस ड्रामा का मेल लीड अगर वास्तविक दुनिया में होता तो टियर 4 पीक के बराबर तो आसानी से होता। वह टेबल से एक सेब उठाता है, एक बाइट लेता है और स्टडी रूम की ओर बढ़ जाता है। क्योंकि चिसेवा का हाई पावर हीरोइक ड्रामा देखने के बजाय वह देखना चाहता था लाइफ एंड डेथ, जिसमें हीरो की तकदीर लगातार टूटती है। और वह सोच रहा था, अब बेचारा हीरो अगला कौन सा दुख झेलेगा। आखिरकार खत्म हो गया। शांत से पड़े ऑफिस में एक आलस भरी आवाज गूंजी। हर हफ्ते की तरह उसने माउस क्लिक करके अपनी तैयार की हुई फाइल सेव की। फिर कुर्सी से उठते हुए उसने अपनी कमर सीधी की, पानी का गिलास उठाया और वाटर डिस्पेंसर की ओर बढ़ चली। इरादा था लिनफे का भेजा हुआ शहद घोलकर थोड़ा सा गर्म पानी पी ले। डिंग डोंग। टेबल पर रखा फोन बज उठा। जोयू ने अभी अभी घोला हुआ शहद पानी वहीं रख दिया और फोन उठाकर देखा। उसकी सहकर्मी लिनलिंग ने एक फोटो भेजी थी। ये क्या है? फोटो देखते ही जुई की भौहें सिकुड़ गई। तस्वीर में वह और जिन शन नाम का वह आदमी साथ नजर आ रहे थे। सिस्टर शाओये, ये वेंशिया ने मुझे फॉरवर्ड किया है। बैडमिंटन हॉल में पूरे जोश से फैला हुआ है कि चाओयांग जिम ने तुझे हाई प्राइस पर हायर कर लिया है। लोग कह रहे हैं कि तुमने उनके जनरल मैनेजर से बात भी कर ली है और किसी भी दिन वहां ज्वाइन कर लोगी। अफवाह सुनकर जोयो का गुस्सा फट पड़ा। मन में ऊर्जा लहराने लगी। उसने तुरंत मैसेज किया। जोये, बिल्कुल मत मानना। उन्होंने ऑफर दिया था पर मैंने मना कर दिया था। लिनलिंग से थोड़ी देर बात करके उसे पता चला कि सिर्फ बैडमिंटन हॉल ही नहीं, पूरे वाइटैलिटी जिम में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी। मोबाइल टेबल पर रखते हुए उसने झुंझलाकर बड़बड़ाया, कौन है इतना फालतू इंसान जो ऐसी बातें फैला रहा है? उसने शहद पानी की चुस्की ली। मीठा स्वाद थोड़ा सुकून दे गया। फिर फोन उठाकर वांग शाओरू को वीचैट मैसेज भेजा, पूछने की उनके विभाग में भी कोई उसके बारे में बात कर रहा है क्या। सदर्न डिस्ट्रिक्ट का जनरल मैनेजर ऑफिस में जिन शुन अपनी नई नई पटाई हुई गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा था। तभी सूट पहनकर अम्मान दरवाजा खोलकर अंदर आया। जिनशन ने बस हल्का सा सिर उठाकर देखा और फिर फोन पर नजरें टिका दी। पूछ लिया, क्या काम वाला मामला ठीक से निपटा? असर हुआ? अमान ने मुस्कुराते हुए कहा, असर जबरदस्त है। आपकी फैलवाई हुई अफवाहें पूरी वाइटैलिटी जिम में घूम रही हैं। वाह, उम्मीद से भी तेज। जिनशन ने हैरानी जताई। अमान बोला, लोगों को गॉसिप चाहिए होता है और वो औरत तो जिम की शोभा जैसी है। उसके बारे में कुछ भी फैले, लोग दीवाने होकर आगे बढ़ाते हैं। जिनशन संतोष से हंसा। अच्छा है, इस बार उनके अंदरूनी मामले गड़बड़ा जाएंगे। मैनेजमेंट के कुछ दिन तो भारी पड़ेंगे। फिर उसने अमान को आदेश दिया, कुछ वाइटैलिटी जिम के कोच ढूंढकर उन्हें भी हमारी तरफ खींचने की कोशिश करो। एफर्ट बढ़ा देना। अमन ने सिर हिलाया। ठीक है यंग मास्टर। और हाँ, आज दोपहर 3 बजे एस्थेटिक ट्रेनिंग हॉल में नए बैच के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आपको दिखना पड़ेगा। ठीक है, पता है। जिन शन ने उसे जाने का इशारा किया। उसे अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल करनी थी। नहीं, मत जाओ, मत मरो। हीरो मरते हुए हीरोइन का हाथ पकड़ रहा था और लड़की रो रो कर बिखर गई थी। सीन खत्म होते ही स्क्रीन पर दी एंड उभरा और लिन फेई ने लंबी सांस ली। जिंदगानी भर का प्यार, फिर इतनी बदनसीबी और आखिरी में टर्मिनल इलनेस। वाकई कमाल लिखा है इस स्क्रीन राइटर ने। कुर्सी पर टिककर कुछ पल उस कहानी को महसूस किया, फिर फुल रेटिंग देकर कीबोर्ड पर टाइप किया। स्क्रीनराइटर जीनियस है। उम्मीद है ऐसी अनोखी सीरीज का सीजन 2 आए।
कंप्यूटर बंद करके वह स्टडी से निकलकर लिविंग रूम पहुंचा। सुबह से गायब तीनों छोटी चिड़ियां अब एक लाइन में बैठकर टीवी देख रही थीं। वह सोफे पर बैठा ही था कि फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखते ही वह फिर स्टडी में लौट गया। दरवाजा बंद किया। हाँ बोलिए। मिस्टर लिन, गुड आफ्टरनून। वांग एन की आवाज थी। डीन वांग, क्या काम है? वांगन हंसा। आप तो कमाल करते हैं, हमेशा सीधी बात। हाँ, कुछ चाहिए था। पूछना था कि आपके पास एक्स्ट्रा क्रेसेंट स्टोन है क्या? हमें बहुत जरूरत है। नहीं, पिछले बार भी बताया था। जो बेचा था वही था। लिनफे ने साफ कहा। ठीक है, फिर परेशान नहीं करता। वांगन की उम्मीद टूट गई। कॉल कटने के बाद लिनफे थोड़ी देर सोच में डूबा बैठा रहा। फिर उसने शी यूरोंग को वी चैट मैसेज भेजा। डायरेक्टर शी, aquamarine के बारे में कुछ जानती हैं? 2 मिनट बाद उनकी वॉइस मैसेज आई। aquamarine टियर 4 सायोनिक बॉम्ब्स की जरूरी मटेरियल है, और ऐसी बम अभी दुनिया में बहुत कम है। ब्लू स्टार अलायंस जहां तहां aquamarine ढूंढ रहा है, ताकि आने वाले संकट से पहले जितने हो सकें उतने टियर 4 बॉम्ब्स तैयार किए जा सकें। ठीक है, धन्यवाद। लिन फे ने डिमेंशनल स्पेस खोला। ऊपर हवा में चमकते क्रेसेंट स्टोन्स तैर रहे। 138 अंडे आकार वाले और 17 बड़े डक एग साइज के। छोटे तीसरी श्रेणी के रेड रॉक मॉन्स्टर से मिले थे, बड़े चौथी श्रेणी से। वह उंगलियों से टेबल पर टक टक करता सोचता रहा। ब्लू स्टार पर अब चियान मॉन्स्टर बचा ही नहीं। किसी भी दुनिया में घूम लो, चियान स्टोन नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे पास वाले तो हैं ही, जोई और शाओरू के पास भी दो दो हैं। कुछ मिनट बाद उसने फैसला कर लिया। उसने वांग आन को मैसेज लिखा। डीन वैंग, घर पर ढूंढा तो कोने में कुछ क्रेसेंट स्टोन मिले। आ जाइए, ले जाइए। मैसेज भेजकर लिनफे को खुद भी लगा, बहाना बड़ा ही बकवास है, लेकिन वह दूसरों की सोच की परवाह नहीं करता था। आधी मिनट में कॉल आ गया। मिस्टर लिन, सच में मिले? हूं। कितने मिले? 100। जवाब सुनकर उधर कुछ पल खामोशी छा गई। वांगान की सांसें थोड़ी भारी चल रही थीं। असल में वह उम्मीद लेकर आया ही नहीं था। उसे लगा था अगर लिन फे के पास aquamarine है भी तो शायद 10-20 टुकड़े। पर जब लिन फे ने कहा कि उसके पास पूरा 100 है, यह सुनकर उसका दिमाग सचमुच कुछ पल को शून्य हो गया। उधर लिन फे ने देखा कि फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। तो उसने दोबारा कहा, डीन वांग, इन aquamarine स्टोन्स की कीमत वही रहेगी जो पहले थी। इस बार मुझे कैश नहीं चाहिए। आप सीधे स्पिरिट स्टोन्स मेरे स्पिरिट स्टोन सेविंग्स कार्ड में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक, मैं तुरंत आपके घर आ जाता हूं। वांगान की आवाज में दबी हुई उत्तेजना साफ छलक रही थी। ठीक है, फिलहाल इतना ही, बोला। फोन कटते ही वांग ने खुद से बुदबुदाया। 1 से 20, 100 aquamarine से 2000 टियर 4 सायोनिक बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं। इससे शहरों की जरूरत कुछ हद तक पूरी हो जाएगी। वह ऑफिस से बाहर निकल पड़ा और साथ साथ बेजिंग स्पिरिचुअल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट को कॉल लगाने लगा। एक aquamarine स्टोन की कीमत 500 स्पिरिट स्टोन्स। 100 टुकड़ों का मतलब 50,000 स्पिरिट स्टोन्स। रोंगचेंग इंस्टीट्यूट के लिए इतनी बड़ी रकम देना लगभग असंभव था। हेलो लाओचान, एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हुआ ये कि मुझे aquamarine की एक बड़ी खेप मिली है। सूरज ढल चुका था। रात धीरे धीरे धरती पर फैलने लगी। जंगल और मैदान काले साये में डूब चुके थे। बस इंसानी शहरों की रोशनी ही अंधेरे को पूरी तरह राज करने नहीं दे रही थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर रोशनियों की चमक देखते हुए जो ये झुंझलाई हुई बोली, कसम से बड़ा इरिटेटिंग है। पता नहीं कौन घटिया इंसान ने मेरे बारे में ये बेहुदा अफवाह फैलानी शुरू की है। वांग शाओरू ने स्टीयरिंग घुमाते हुए पूछा, और इन सब के अलावा तुम्हें आज दोपहर बॉस ने अलग से बुलाया था ना? हाँ, जोयू ने छोटा सा जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा? सीधे सीधे कुछ नहीं पूछा, बस बहुत कंसर्न दिखाते हुए बोले कि काम में कोई दिक्कत हो तो उन्हें बताऊं, मन में कुछ भी न दबा कर रखूं। वांगशाओ मुस्कुराई। मतलब बॉस समझ चुका है कि अफवाह झूठी है। बेकार टेंशन मत लो, ऐसी बातें खुद ब खुद शांत हो जाती हैं। हाँ, पता है, लेकिन ये सोचकर ही चिढ़ होती है कि किसी ने जानबूझकर ये सब फैलाया है। जो बुदबुदाई। फिर उसने अपना फोन निकाला और लिनफे को वॉइस मैसेज भेजा। लिनफे, आज रात हमारे घर खाना खाने आना। वांगशारू हंस दी। अच्छा, मतलब आज तुम लिनफे को पीने बिठाने वाली हो? हाँ, थोड़ी देर पीने से शायद मूड ठीक हो जाए। कुछ पल बाद फोन बजा। लिनफे का रिप्लाई आया, ठीक है, पर मैं अभी थोड़ा काम में फंसा हूं, शायद 6:30 तक पहुंच पाऊं। जोयो बोली, ठीक है, हम उसी हिसाब से खाना बनाते हैं।
शाम के करीब 6 बजे कैमोफ्लैज यूनिफॉर्म पहने, हथियार और स्पिरिचुअल सोर्ड पीठ पर टांगे शेईतोंग पिंग एंड गार्डन सोसाइटी में दाखिल हुई। गेट पर खड़े अंकल वांग ने उसे देखते ही पुकारा, शाओशे, आज कैसा रहा दिन? शेईतोंग मुस्कुराकर बोली, ठीक था, एक जंगली सुअर का शिकार किया। उसके जाते ही अंकल वांग ने खुद से कहा, लड़की जितनी खूबसूरत है उतनी ही काबिल भी, इसे किसी अच्छे लड़के से मिलवाना चाहिए। साथ में बैठे अंकल चैन ने तुरंत हंसकर चुटकी ली, अरे रहन दो, तुम्हारे जान पहचान में कौन है जो इस लड़की के लायक हो? तुम्हारा ये बहाना असल में अपने घर के उसी लड़के के लिए है। दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे को चिढ़ाते हुए बहस जारी रखी। डिंग। लिफ्ट खुली। 3 दूसरे स्टेज मध्य स्तर और एक दूसरा स्टेज उच्च स्तर के कल्टिवेटर्स, सभी हथियारबंद। शीतों को हथियारों के साथ देखते ही उनकी ऊर्जा लहरें एक झटके में तेज हो गई। पूरा माहौल लड़ाई सा बन गया। कॉम डाउन। पीछे से एक गहरी स्थिर आवाज आई। तुरंत माहौल सामान्य हो गया। फिर वे सब एक 40-45 साल के आदमी को घेरे, जिसके हाथ में एक छोटा सा काला प्लास्टिक बैग था, और धीरे धीरे गलियारे से बाहर चले गए। शे यीटोंग लिफ्ट में खड़ी सोच रही थी। 3 मध्य स्तर के सेकंड स्टेज, एक हाई स्टेज, और वह आदमी जिसकी एनर्जी बहुत हल्की थी पर शायद छुपी हुई। बहुत संभावना है कि यह थर्ड स्टेज कल्टिवेटर है। इस सोसाइटी में इतने ताकतवर लोग क्यों? ओह, शायद ये सब लिनफे के घर आए होंगे। सोसाइटी से बाहर निकलती स्पेशल ऑफ रोड व्हीकल एयरपोर्ट की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वांगन ने रिसर्चर से कहा, अगली बार थोड़ा शांत रहना। ये रोंगचेंग है। यहां सरकार की डिप्लॉयमेंट के बीच कोई हिम्मत नहीं करेगा हमारा सामान छीनने की। ड्राइवर सीट पर बैठे सेकंड स्टेज हाई रैंक रिसर्चर ने कहा, डीन, हमारी गलती नहीं थी। लिफ्ट खुलते ही एक हथियारबंद शिकार से लौटे आदमी से सामना हो जाए तो रिएक्शन तो नॉर्मल ही है। पीछे बैठे तीनों रिसर्चर्स ने भी सिर हिलाते हुए कहा, और फिर ये एक्वामरीन है, किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं। वांगन हंसकर चुप हो गया। वे गलत नहीं थे। एक्वामरीन जैसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्स को लेकर कोई भी सतर्क रहेगा। विश्व पार मार्ग खुलने के बाद से समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। टाउन 6 को छोड़कर बाकी पांचों टाउन्स में तैयारी चरम पर थी। जैसा कहा जाता है, सेना चलने से पहले रसद चलती है। ब्लू स्टार अलायंस के निर्देश पर सभी देशों की तैयारियां तेजी से फ्रंट लाइन तक भेजी जा रही थीं। कॉम्बैट टीम्स की सूचियां फाइनल हो चुकी थीं। अब बस 1 जून का इंतजार, और फिर सेना एक एक कर अपने डेजिग्नेटेड युद्ध क्षेत्रों की ओर निकल पड़ेगी। आधा घंटा बीतने के बाद वांगान और बाकी लोग जिस काले ऑफ रोड वाहन में आए थे, वह रोंगचेंग एयरपोर्ट के भीतर घुस चुका था। एक भारी सुरक्षा वाले कमरे में वांग ने लिन फे से खरीदे गए 100 aquamarine स्टोन्स वहां मौजूद इन्वेस्टिगेटर को सौंप दिए। राजधानी से आए ये तीसरे स्तर के शिखर इन्वेस्टिगेटर ने aquamarine स्टोन्स अपने हाथ में लिए, फिर वांगान के सामने ही उनकी गिनती की। इसके बाद वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। उसके साथ थे 5 और तीसरे स्तर उच्च स्तरीय इन्वेस्टिगेटर्स। उन्हें राजधानी तुरंत पहुंचना था, ताकि इन 100 aquamarine स्टोन्स को जल्द से जल्द कैपिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी तक सौंप सके। क्योंकि समय कम था, दुनिया के द्वार में होने वाले अगले परिवर्तन से पहले इन aquamarine स्टोन्स की मदद से जितने संभव हों उतने टियर 4 सायोनिक बॉम्ब्स तैयार करने थे। मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं, लिनफे ने टीवी देख रही चिसेहुआ और छोटी स्पैरोज से कहा। ठीक है, चिसेहुआ ने जवाब दिया। स्पेस टेलीपोर्टेबिलिटी सक्रिय हुई और लिनफे गायब हो गया। उसके कुछ ही मिनट बाद चिसेहुआ और छोटी स्पैरोज ने भी टीवी बंद कर दिया। हालांकि अभी तो केवल 6:30 बजे थे। टीवी देखने के लिए काफी समय बचा था। चलो आज जल्दी जल्दी कुछ बार रॉब द रिच हेल्प द पुअर करते हैं। ट्विटर कई बार छोटी स्पैरोज ने उत्साह में दोहराया। इसके बाद लिन फे के घर की सारी लाइटें बंद हो गई और वे दोनों बालकनी से उड़कर वेस्ट एंड यूनिवर्सिटी टाउन की ओर निकल पड़ी। सफेद रोशनी चमकी। लिन फे और वांग शाओरू के घर के हॉलवे में प्रकट हुआ। वह लिविंग रूम में गया और बोला, मैं आ गया। लिन फे, तुम आ गए। छोटी फ्लोरल एप्रन पहने वांग शाओरू किचन से झांकते हुए बोली। हाँ शाओरू, कोई मदद चाहिए? नहीं, बस 2 डिश बची हैं, थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगी, तुम बैठकर टीवी देख लो। लिनफे लिविंग रूम पहुंचा और वहां उसने जोयो को सोफे पर डीली होम क्लोथ्स में लिस्टलेस पड़े टीवी देखते पाया। कुछ तो गड़बड़ थी, पर लिनफे ने सीधे पूछने की बजाय बगल में बैठकर पहले उसे ऑब्जर्व किया।
अरे मैं इतना स्पष्ट हूं, फिर भी ये पूछता ही नहीं कि मुझे क्या हुआ है। सर्दी जुकाम भी नहीं, फिर ये नाटक क्यों? लिनफे ने मन में कहा और बोला, क्या हुआ? आज बहुत डल लग रही हो। लिनफे के पूछते ही जोयू ने तुरंत सिर घुमाया। वह जानबूझकर उदास दिखते हुए बोली, अरे लंबी कहानी है। हुआ यूं कि क्या किसी ने तुम्हारे बारे में फिर से सीक्रेट रूमर बना दिया? वैसे भी जब तुमने वाइटैलिटी जिम ज्वाइन किया था, तब भी जेलसी में लोगों ने कहा था कि तुम अपीयरेंस बेचती हो या पैम्पर्ड हो। उसके मुकाबले ये रूमर तो बेकार है। चुप रह गई। लिनफे को साफ दिख रहा था, वह जवाब सोच रही थी। ये देखकर वह थोड़ा गर्व महसूस कर रहा था। तुम नाटक ही कर रही हो। बीमार होने के अलावा तुम कभी ऐसी लिस्टलेस नहीं रहती। सही कह रहे हो, बोली। पुराने रूमर जितनी चोट तो नहीं लगी, पर कंपनी में कई लोग सच मान रहे हैं कि मैं नौकरी बदल रही हूं और बोल रहे हैं कि बॉस ने इतने साल मेरी मदद की और मैं बेवफा निकली। ये थोड़ा इरिटेट कर रहा है। अरे इग्नोर करो। डिनर तैयार है, दोनों आ जाओ। वांग शारू की आवाज आई। मूड खराब है, बाद में मेरे साथ थोड़ी ड्रिंक करना। बिल्कुल भी मूड खराब नहीं है, लिनफे ने मन में कहा, पर बोला, ठीक है, तुम्हारे साथ ही पीऊंगा। दूसरी ओर स्पिरिट वर्ल्ड में कुछ दिनों की यात्रा के बाद शाम होते होते सैकड़ों लोगों का एक विशाल कारवां दूर क्षितिज पर दिखने लगा। यह कारवां डॉल्फिन सिटी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। सूरज ढलने से पहले शहर पहुंच जाना जरूरी था, वरना शहर के बाहर रात बितानी पड़ती। पहचान बदल चुके माउंटेन बैंडिट पिग्स लैंग जिमिन के साथ घोड़ों पर कारवां के सबसे आगे थे। शहर की ऊंची कई दहाई मीटर दीवारों वाली विशाल संरचना देखकर पिग बोल दंग रह गया। पहली बार डॉल्फिन सिटी देख रहे हो? लैंग जिमिन ने पूछा। पिग बोल्ड बोला, हाँ, इतनी उम्र में पहली बार इतना भव्य शहर देखा है। इसके सामने उन मिलिट्री टाउन्स की कोई औकात नहीं। लैंग जिमिन ने ठंडी हंसी में कहा, मैं वुल्फ सिटी भी गया हूं, डॉल्फिन सिटी जितना ही विशाल। ऐसे शहर आम लोगों का शोषण करके ही बनते हैं। पिग बोल्ड ने सहमति में थूक फेंका और मन ही मन इस शहर के लॉर्ड जुतोंग को कोसा। एक दिन यह शहर मिट्टी में मिलेगा। उम्मीद है वह दिन जल्दी आए। थोड़ी देर बाद सभी कारवां शहर में प्रवेश कर गए। छोटे कारवां अपने अपने मार्ग पर निकल गए। पिग बोल्ड और लैंग जिमिन भी इनकी ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। उन्होंने सिर उठाया। काले आयरन आर्मर्ड टेरोडैक्टिल्स की एक इकाई उनके ऊपर से गर्जना करते हुए शहर के भीतर उड़ रही थी। ये लॉर्ड जुटोंग की लेजेंडरी आयरन क्लैड टेरोडैक्टिल कैवलरी है, लैंग जिमिन ने समझाया। पिग बोल्ड आश्चर्य से बोला, सुना था ये उनकी सबसे मजबूत कॉम्बैट आर्मी है, और आज देख भी लिया। अभी जो मोमेंटम था, सच में स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाने लायक है। लैंग जिमिन ने कहा, तीसरे स्तर के शुरुआती चरण के आयरन आर्मर्ड टेरोसोर्स, उन पर सवार कम से कम तीसरे स्तर मध्य चरण के फाइटर्स, और ऊपर से इतना उन्नत हथियार, ऐसी सेना मजबूत न होगी तो क्या होगी? चलो, शाम ढलने वाली है। अंधेरा होने से पहले माल बेच देते हैं, फिर कोई इन ढूंढते हैं। लैंग जिमिन ने आवाज लगाई। इस तरह लैंगजू बोल्ड सीधा डॉल्फिन के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़े। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पिगेड लॉर्ड जुटोंग द्वारा खोला गया एक बड़ा व्यापारिक इलाका था। बाहर से आने वाले लगभग 80% व्यापारी यहीं सौदे करते थे। इसलिए डॉल्फिन का यही हिस्सा सबसे जीवंत, सबसे चमकदार और सबसे मुनाफे वाला बाजार बन चुका था। आए आए, घर का बना बेहतरीन फ्रूट वाइन, पीढ़ियों से चली आ रही हीलिंग मेडिसिन लंबी यात्राओं में अनिवार्य। जरा देखिए, हनी सीड्स, फ्रेश हनी सीड्स, नए तैयार किए गए स्टील नाइव्स। कई घंटों की हैमरिंग के बाद भीड़ उमड़ती जा रही थी। आवाजें हवा में तैरती। एक रौनक भरी, सांस लेती हुई मंडी। लैंग जिमिन और बाकी लोग इस समय एक लंबे टी शेड में बैठे थे, कोई 20 मीटर की लंबाई, 4 लोगों वाली 10 से ज्यादा मेजें, दोनों ओर बैठने की जगह, सामने 5 मीटर दूर काउंटर। थोड़ी दूरी पर एक विशाल गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर दिखाई दे रहा था, जहां दूर दराज से आए कैरावैन अपने माल की अदला बदली कर रहे थे। इसी भारी भीड़ की वजह से टी शेड्स, स्टॉल्स और पक्की शॉप्स सब यहां कतार में लगे थे। सारी दिशाओं से आती आवाजें। एक ऐसा बाजार जो सीमा क्षेत्रों में कहीं देखने को नहीं मिलता। चाय, हल्की पेस्ट्रीज और बस आधा मीटर दूर से लोगों के गुजरने का एहसास, हवा का झोंका, पसीने की गंध, सब महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद आकाश की तरफ देख लैंग जिमिन ने कहा, ठीक है, माल बिक चुका है। अब चलो, कोई इन ढूंढते हैं। जू बोल्ड और बाकी सब टी शेड से निकलकर आगे बढ़े।
ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में व्यापार जितना तेज था, इंस की संख्या भी उतनी ही ज्यादा। लैंग जिमिन ने पहले अच्छे इंस तलाशने की कोशिश की, पर 11, 12, एक के बाद एक सभी में जवाब मिला, कमरे खाली नहीं हैं। यह अजीब था। इतने सालों में लैंग जिमिन पहली बार इस तरह की परेशानी देख रहा था। पूछताछ करने पर पता चला, डॉल्फिन सिटी के लॉर्ड पिग का बर्थडे था और पूरे क्षेत्र की ट्राइब्स ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। उसी भीड़ ने सारे हाई एंड इन्स भर दिए थे। जूबोल्ड ने सुझाव दिया, वुल्फ रूलर क्यों न कोई साधारण इन ही देख ले। ऐसे भटकते रहेंगे तो रात बीत जाएगी। लैंग जिमिन ने खेद जताने वाले अंदाज में कहा, भाइयों, डॉल्फिन पहली बार आए हो, मुझे पहले ही किसी को भेज देना चाहिए था इंतजाम के लिए। जूबोल्ड हंसते हुए बोला, आपकी मेहरबानी ही बहुत है। हम कठिनाइयों के आदी हैं, रहने की चिंता न करें। काफी देर तक तलाशने के बाद दूर एक साधारण सी दिखने वाली इन नजर आई। लैंग जिमिन और उसके लोग राहत महसूस करते हुए उसकी ओर बढ़े। बाहर रोशनी बहुत कम थी, अंदर हल्के पीले दिए टिमटिमा रहे थे। लगभग रात हो चुकी थी। कैसी टूटी फूटी जगह है, रोशनी भी ढंग की नहीं। सभी ने मन ही मन बुदबुदाते हुए अंदर कदम रखा। दरवाजे पर खड़ा अ पिग हेड अटेंडेंट मुस्कुराकर बोला, स्वागत है गेस्ट ऑफिसर्स। कितने लोग हैं आप? एक और अटेंडेंट आगे बढ़ा, ने तुरंत कहा, हम सब साथ हैं। दोनों पिग हेड अटेंडेंट्स एक पल के लिए ठिठक गए। वेयरवुल्व्स और पिग हेड साथ? उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। लैंगजिमिन बोला, हम कुल 35 लोग हैं। कमरे हैं? काउंटर पर बैठे पिग हेड शॉपकीपर ने बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, हमारे यहाँ ढेरों कमरे हैं। आप संख्या दुगुनी कर दें, फिर भी जगह है। इतने कमरे किसी टूटी फूटी जगह में बचे ही क्यों होंगे? लैंगजिमिन ने मन में सोचा और फिर संजीदगी से पूछा, ठीक है, एक रात का किराया? शॉपकीपर ने हल्की झुंझलाहट और बनावटी शान से कहा, दिखने में पुरानी सही, पर साफ सुथरी और आरामदायक है। एक कमरे की कीमत 50 कॉपर कॉइन्स। यह सुनकर जूबोल्ड का चेहरा तमतमा गया। 5 या 50 कॉपर कॉइन्स इस खटारा जगह के? स्पिरिट वर्ल्ड में गोल्ड सिल्वर कॉपर की कीमत 1 से 100 के अनुपात में चलती थी। बॉर्डर के बैंडिट्स होते हुए भी उन्हें पैसों की समझ अच्छी थी। अच्छे क्वालिटी वाली वाइन का एक जार केवल 25 कॉपर कॉइन्स में नियर बाय मिलिट्री सिटी में मिल जाता था। और यहां इस जर्जर इन का एक कमरा 2 जार्स वाइन से भी महंगा। शॉपकीपर मुस्कुराया, यह डॉल्फिन है, जंगल नहीं। कीमतें ऐसी ही हैं। लैंगजिमिन ने ठंडे स्वर में कहा, 50 कॉपर तो 50 ही। खोल दो कमरे और पीछे शेफ को कहो सबसे अच्छा डिनर तैयार करे। उसने अपनी थैली से 20 सिल्वर कॉइन्स निकालकर टेबल पर रख दिए। पैसे देखते ही शॉपकीपर का पूरा व्यवहार बदल गया। होलिए मान्यवर, अभी आपके लिए सबसे शानदार भोजन बनवाता हूं। अरे तुम दोनों, मेहमानों को कमरों तक छोड़कर आओ। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरों में पहुंच गए। लंबी यात्रा, रास्ते की नींद, लगातार चौकन्ना रहना, सबकी आंखें भारी थीं। अब एक छोटा, साधारण पर सुरक्षित ठिकाना मिल चुका था। डिनर के बाद टोली का हर सदस्य अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। अंधेरे डॉल्फिन शहर में एक रात पहली बार उन्हें सच में शांत महसूस हो रही थी। लैंग जिमिन ने अपने सूटकेस से एक छोटा सा नोटबुक निकाला, कुछ पन्ने उलट पलट कर देखे और फिर उसे अपनी बाह के नीचे दबा लिया। इसके बाद वह अकेले ही अपने कमरे से निकलकर सराय से बाहर आ गया। दिन में तो डॉल्फिन टाउन रौनक, व्यापार और शोरगुल से भरा होता है, लेकिन रात को तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। सड़कें लगभग सुनसान, इक्का दुक्का ही लोग दिखाई देते। कुछ खास तरह की दुकानें ही रात में खुली रहती, बाकी तो अंधेरा होते ही ताला लगा देती थी। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद लैंग जिमिन एक बेहद आलीशान सराय के सामने रुका। रोशनी से नहाया हुआ, शानदार दरवाजे और हर मेहमान के लिए अलग छोटा सा आंगन वाला कमरा। अंदर कदम रखते ही उसे किसी मददगार की जरूरत नहीं पड़ी। उसका लक्ष्य साफ था, सीधे सराय के भीतर बने एक खास आंगन की ओर बढ़ना। रुको, दो वेयरवुल्फ योद्धा उस आंगन के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। किसी अनजान वेयरवुल्फ को पास आते देखकर वे तुरंत सतर्क हो गए। लैंग जिमिन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं लैंग जिमिन हूं। मुझे स्टुअर्ड से कुछ जरूरी बात करनी है। कृपया जाकर खबर करें। ठहरो, एक गार्ड बोला और अंदर चला गया। थोड़ी देर में वही गार्ड वापस आया और लैंगजिमिन को लंबी सकरी गलियारों और कई कमरों वाली राह से ले जाते हुए एक खास विंग तक लाया। स्टुअर्ड अंदर हैं, आप जाइए। गार्ड ने कमरे की ओर इशारा किया। बहुत शुक्रिया भाई। लैंगजिमिन मुस्कुराया और चुपके से एक सिल्वर कॉइन उसके हाथ में थमा दिया। गार्ड की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अरे, इसकी क्या जरूरत थी?
लैंग जिमिन ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आए। कमरा एक विशाल स्टडी था, तकरीबन हर दीवार पर किताबों से भरी अलमारियां। मेज पर शानदार पोशाक पहने एक बूढ़ा वेयरवुल्फ कुछ लिख रहा था। स्टुअर्ट ने कलम रखी और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तुम आ गए। हिसाब लगाऊं तो हमारी पिछली मुलाकात को लगभग 3 साल हो गए होंगे। लैंगजिमिन भी हंसते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, पूरे 3 साल। सोचा नहीं था लॉर्ड वुल्फ क्रेजी आपको डॉल्फिन टाउन भेज देंगे। स्टुअर्ट हल्के से मुस्कुराया। सुना है तुम्हारे बड़े भाई लैंग जिलियंग ने पिछले साल एक बड़ी ब्रेक थ्रू की है। अब वे सीमा के पास इकलौते टियर 3 पीक वाले माउंटेन बैंडिट हैं। बधाई हो। लैंगजिमिन मुस्कुराया, लेकिन भीतर कहीं हल्की बेचैनी जाग गई। मिस्टर ग्वान, आप तो बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। टियर 3 पीक हो या कुछ और, दिन गुजारना अब भी आसान नहीं। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया, लौटकर बड़े भाई को अड्डा बदलने की सलाह देगा। स्टुअर्ट की आंखों में जरा सी चमक थी, जैसे वह लैंग जिमिन और उसके गिरोह की हर हरकत पर निगाह रखता हो। अगर इन माउंटेन बैंडिट्स का कुछ उपयोग ना होता तो शायद अब तक इन्हें साफ करवा देता। लैंग जिमिन ने माहौल को भांपकर बिना समय गंवाए अपनी जेब से छोटा नोटबुक निकाला और मेज पर रख दिया। स्टुअर्ट ने नोटबुक उठाया। पन्ने पलटते पलटते उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होती गई। अब चेहरा गंभीर था, बहुत गंभीर। लंगजिमिन चुपचाप इंतजार करता रहा। करीब आधा घंटा बाद स्टुअर्ट ने अंततः पूरा डेटा पढ़ लिया। लंगजिमिन ने पूछा, मिस्टर ग्वान, इस बार की जानकारी से संतुष्ट हैं? स्टुअर्ट ने चाय की एक घूंट ली और शांत स्वर में बोला, हाँ, इस बार डेटा पहले से कहीं ज्यादा विस्तृत है। साफ दिखता है कि तुमने काफी मेहनत की है। लैंगजिमिन, क्यों नहीं हमारे साथ जुड़ने के बारे में सोचते? लैंगजिमिन के मन में गाली उठी। गनीमा, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। पर चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। स्टुअर्ट भी भीतर ही भीतर उसे कोस रहा था। इतना मौका दिया, फिर भी समझते नहीं। जब खात्मा होगा तब पछताओगे। कुछ देर दोनों चुप रहे। भर्ती की बात आगे नहीं बढ़ी। लैंगजिमिन ने दबे स्वर में कहा, सर, यह जानकारी जुटाने में बहुत मेहनत लगी। रास्ते में मेरे 3 भाई भी मारे गए। इनाम? स्टुअर्ट उठा, एक अलमारी खोली और 2 छोटे थैले मेज पर रख दिए। ये इस बार की जानकारी का भुगतान है। अगली बार और विस्तृत रिपोर्ट लाओगे तो इनाम भी ज्यादा मिलेगा। लैंगजिमिन ने थैले खोले। गोल्ड कॉइन्स और एक स्पिरिट स्टोन चमक रहा था। वह खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आगे भी और बेहतर जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जाओ, स्टुअर्ट ने कहा, तुमने हक से कमाया है। लैंगजिमिन सिर झुकाकर बाहर निकल गया। स्टुअर्ट वहीं बैठा रहा, पिछली रिपोर्टों और अभी मिली जानकारी को जोड़ता रहा। अचानक वह उठा और दीवार पर लगे पिग हेडेड टेरिटोरी मैप के सामने जाकर पूर्व दिशा वाले हिस्से को देखने लगा। यहां ये सोल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स वाली टेरिटोरी। आखिर इसमें क्या खास है? जुतोंग इतने पिग हेड वॉरियर्स यहां क्यों भेज रहा है? आलीशान सराय से बाहर निकलते हुए लैंग जिमिन मन ही मन गुनगुनाने लगा। यकीन नहीं होता, इस बार की जानकारी इतने महंगे दामों में बिकी। 20 स्पिरिट स्टोन्स तो हैं ही, साथ में 50 गोल्ड कॉइन्स। उम्मीद से कहीं ज्यादा। जब वह अपने सस्ते जर्जर सराय में पहुंचा तो रात के करीब 10 बज चुके थे। लॉबी में कदम रखते ही उसने देखा, जू डाउडाउ और उसके पिग हेडेड साथी रात का खाना खा रहे थे। जू डाउडाउ ने उसे देखते ही कहा, लैंगजिमिन, आखिर आ गए। और फिर अपने नूडल सूप का एक बड़ा घूंट भर लिया। अरे, बस जरा बाहर एक काम था। लैंगजिमिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नूडल्स खाओगे? दुकान थोड़ी साधारण है, लेकिन यहाँ का खाना वाकई बढ़िया होता है, पिग बोल्डली ने पूछा। नहीं, अभी भूख नहीं है। लैंगजिमिन ने सिर हिलाया, फिर पिग बोल्डली की तरफ देखते हुए बोला, हम पोर्पोइस में एक दिन और रुकेंगे। सामान खरीदते ही निकलेंगे। इस दौरान तुम लोग चाहो तो इधर उधर घूम सकते हो। हम घूमना तो चाहते हैं, लेकिन पैसे बहुत कम हैं। जूमो ने मुंह में नूडल्स निगलते हुए धीरे से कहा। फिग बोल्डली ने काले चेहरे के साथ उसे देखा। मन तो किया यहीं थप्पड़ मारकर सीधा कर दे। कोई बात नहीं, पैसे की चिंता छोड़ो। ये लो, मेरे पास हैं, पहले इस्तेमाल कर लो। लैंगजिमिन ने जेब से एक मनी पाउच निकाला और मेज पर रख दिया। वुल्फ बॉस, ये ठीक नहीं है। रास्ते भर आपका खाना पीना इस्तेमाल किया, अब ऊपर से आपके पैसे भी खर्च करें? ये तो बिल्कुल गलत होगा। फिग बोल्डली ने कहा, अरे, थोड़े से ही तो पैसे हैं, इसे उधार समझ लो। तुम्हें भी आसान नहीं पड़ रहा होगा। ये फिग बोल्डली थोड़ा झिझका। भाई, इतनी सी बात है, भविष्य में कोई अच्छी डील मिल गई तो हम चुका देंगे।
इस बार तो सब कुछ अचानक हुआ। वेयरहाउस से पैसे निकालने का भी समय नहीं मिला, तभी हम इतने तंग पड़ गए। चुप हो जा। फिग बोल्डली ने उसे घूरा। फिर लांगजिमिन से बोला, भाई पैसे रख लेते हैं, मौका मिला तो दो गुना लौटाएंगे। लैंगजिमिन मुस्कुराया, सिर हिलाया और फिर अपने गेस्ट रूम की ओर चला गया। वाह, इतने सिल्वर कॉइन्स, 200 से भी ज्यादा लग रहे हैं। जुमो ने पर्स खोलकर देखते ही एक्सक्लेम्ड किया। सब लोग 10-10 सिल्वर कॉइन्स ले लो, कल फ्री हो, लेकिन अपनी पहचान याद रखना, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। फिग बोल्डली ने कहा, ठीक भाई। सबने सिर हिलाया और 10-10 सिल्वर कॉइन्स बांटकर बाहर निकल गए। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? दुकानें तो बंद होंगी, जुमो ने पूछा। किसने कहा बंद है? अभी इनके लड़के से पूछा। उसने बताया कि गली के आखिर में एक हुक बार है जो कल सुबह 8 बजे तक खुला रहता है। साथ वाले पिग हेड ने कहा। हुक बार। पिग बोल्डली की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कहा, मुझे भी गिन लो, चलते हैं। सारा दिन यही सोचते रहते हो। इसी वजह से कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ती। फिग बोल्डली ने उन्हें जाते हुए देखा और बड़बड़ाया। इसी समय इनका लड़का बर्तन समेटने आया। फिग बोल्डली ने धीरे से पूछा, भाई उस गली के आखिर वाले के अलावा और कहीं हुक बार्स हैं? लड़का थोड़ा चकित हुआ, सोचा जो साथी अभी गए उनके साथ क्यों नहीं गया ये। एक और है, बड़ी वाली गली में, लेकिन वहां कीमत ज्यादा है। पैसा कोई मसला नहीं, मेरे पास है। फिग बोल्डली ने पाउच थपथपाया, उसे धन्यवाद कहा और तेज कदमों से दूसरी गली की तरफ चल पड़ा। कट टू टन्स। जो यो ने ठंडी बियर का पूरा कैन एक ही सांस में खाली किया और राहत की सांस ली। बस आज के लिए काफी है, अब और मत पीना। ये आखिरी वाला है पक्का। जोयो ने अपने लाल से गालों को छूते हुए हंसकर कहा और लिनफे को देखते हुए बोली। लिनफे ने उसकी नजर महसूस की और हल्के से आंख झपकाई। ब्लिंकिंग क्यों कर रहे हो? बियर को जरा आइस कर दो। जोयो ने कैन उसकी ओर बढ़ाया। लिनफे ने दाएं हाथ की छोटी उंगली कैन से लगाई। उंगली से हल्की सी सफेद ठंड बाहर आई और 2 सेकंड्स में कैन पर नन्हे नन्हे पानी के मोती जम गए। क्लिक। जोयू ने कैन खोला और आधा गटगट पी गई। फिर लिनफे को देखती हुई बोली, सच में मेरे साथ थोड़ी सी ड्रिंक कर लेते। 2 कैन स्पीकर तुमने समझा, फर्ज पूरा हो गया। लिनफे मुस्कुराया। तुमने जितना कहा मैंने उतना ही पिया। अब भी ना खुश हो? ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। हम्फ, तुम जानबूझकर समझ नहीं रहे। मेरा मतलब सिर्फ 2 कैन्स नहीं था। लिनफे ने कहा, तुम्हें पिछली बार का टाइम याद है? तुम्हारी कैपेसिटी मुझसे कम है। हर बार इंसिस्ट करती हो और फिर खुद ही पहले गिर जाती हो। जोयू ने बाकी आधा कैन भी खाली किया, कैन कुचल दिया और बोली, एक दिन ट्रेनिंग कर लूंगी, फिर तुम्हारे बराबर पी सकूंगी, देख लेना। असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। लिनफे ने मन में सोचा, फिर उसे प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ो। वांग शारू ने अपने लिए पोर्क रिब सूप निकाला, 2-4 घूंट लिए, फिर बोली, लिनफे, शाम को जब घर पहुंचे रेजिडेंस कमेटी की एक मैडम आई थी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कल समय मिले तो कम्युनिटी ऑफिस में मीटिंग के लिए आना। मीटिंग? मुझे ही आना है? लिनफे को थोड़ी हैरानी हुई। हाँ, हेड ऑफ हाउस होल्ड को बुलाया है। क्या कहा था उन्होंने? शायद प्रॉपर्टी बदलने की वोटिंग होनी है। प्रॉपर्टी बदलने? उसने ऐसा क्या किया कि कमिटी को मजबूर होकर सब घर वालों को वोट के लिए बुलाना पड़ा? लिनफे ने पूछा। मैं बताती हूँ। जोयू ने हाथ उठाया। प्रॉपर्टी वाले लोगों ने रेजिडेंस से लिए मेंटेनेंस फंड्स को बिना अनुमति मिसयूज कर दिया। यही रेजिडेंस कमिटी को भड़का गया। ओह, तो डिसऑनेस्ट प्रॉपर्टी को रिप्लेस करना है। ठीक है, कल जाऊंगा वोट देने। लिनफे ने कहा। ठक। वांग शाओरू ने जोय के हाथ पर मारा, जो फिर से बियर पकड़ने बढ़ रहा था। शाओयो, तुमने अभी कहा था आखिरी कैन। अब खत्म। जो कहा है वो निभाओ। जोयू ने दुख भरी निगाह बियर की तरफ डाली, फिर चुपचाप चॉपस्टिक्स उठाकर खाना खाने लगी। लिनफे बोला, तुम लोग एंशिएंट ट्री रिजर्व जाना चाहती थी? मैंने एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो में एक दोस्त से पूछा था। अब एंट्री की अनुमति मिल गई है। इस वीकेंड चले? हाँ? जोयू ने सिर हिलाया। वांग शाओरू ने हल्का सा आश्चर्य जताया। कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि एंशिएंट ट्री रिजर्व जल्द ही पब्लिक के लिए खुलने वाला है। पर यह तो सच में अभी अभी खुल गया। जोयू ने सोचा, फिर बोली, इस ओपनिंग में भीड़ बहुत होगी। वीकेंड में जाना ठीक नहीं रहेगा। किसी और दिन चलते हैं जब लोग कम हों। लिनफे मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैंने पूछ लिया है। एंशिएंट ट्री रिजर्व में रोजाना लिमिटेड एंट्री रहती है।
उसने हाथ घुमाया और डिमेंशन स्पेस से 3 टिकट निकालकर आगे बढ़ा दिए। दोनों ने टिकट देखे। संडे के लिए प्रवेश टिकट। वांग शाओरू चौंकी। ये टिकट तो अभी ऑफिशियली बिक्री पर नहीं आए। तुमने कहां से खरीदे? लिन फेई ने सहज स्वर में कहा, यह एबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो की तरफ से मिला बेनिफिट है। जोयो की आंखें चमकीं। अच्छा है, कम से कम अब अंदर जाकर देख पाएंगे। रात में वहां की फोटोज बहुत खूबसूरत लगती हैं। इस बार लेट इवनिंग चलेंगे। टाइम तुम दोनों तय कर लो, लिनफे ने कहा। मैं तो रेडी हूं। रोंगचेंग वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, स्टूडेंट स्ट्रीट। एक तेजी से चलते स्कॉर्पियन स्टाइल पोनीटेल वाले आदमी ने भीड़ से हटकर सुनसान गली की ओर कदम बढ़ाए। वह हंसा। आज की कमाई बढ़िया है। कॉलेज के मासूम स्टूडेंट्स वाकई इजी टारगेट हैं। जेब में टटोलते ही 2 वॉलेट्स उसकी उंगलियों से टकराए। जैसे ही वह अंधेरे मोड़ से गुजरा, शुम, एक पतली लंबी वेल अंधेरे से निकली और उसे लपेटकर अंधेरी गली में खींच ले गई। चोर चीखने ही वाला था कि वेल ने उसका मुंह भी बांध दिया। उसका दिल डूब गया। कहीं ये रॉबरी तो नहीं? ठप, एक तेज वार गर्दन पर पड़ा। चोर की सारी हरकत थम गई। अंधेरे में एक 7 रंगी फूल दिखने में जैसे किसी स्कूल के बच्चे की ड्राइंग ठंडी नजरों से बेहोश चोर को देख रहा था। वह बुदबुदाया, आज की रात की बढ़िया कमाई तीसरा था ये। उसने चोर की जेब खंगाली, 3 वॉलेट्स निकाले। 2 में स्टूडेंट आईडीज थे। ये दोनों इसी ने चोरी किए। कहकर वो दोनों वॉलेट्स चोर के ऊपर फेंक दिए और गली से बाहर निकलकर सामने वाले फोन बूथ की ओर बढ़ गया। कुछ मिनट बाद, हेलो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो। मैंने शैंगनान रोड यूनिवर्सिटी टाउन के पास गली नंबर 125 में 2 लोगों को लड़ते देखा। ठीक है, हम तुरंत किसी को भेजते हैं। कॉल काटकर चीसे हुआ ग्लास डोर से बाहर आया। उसने बाएं सामने की बिल्डिंग पर बैठे छोटे स्पैरो को देखा, हाथ से क्लोजिंग इशारा किया और फुर्ती से एसी यूनिट पर पैर रखकर छत पर पहुंच गया। ऊपर से 3 स्पैरोज उड़ान भरकर अलग अलग दिशाओं में फैल गए। चारों की टीम रात में गायब हो गई। 3 मिनट बाद लाल लाइट वाली सिक्योरिटी कार गली के बाहर रुकी। सर्च लाइट्स जगा दी गई। अंधेरा छंट गया। तीनों ऑफिसर्स एक दूसरे को देख रहे थे, एक ही जैसी एक्सप्रेशन। कैप्टन, ये आज की तीसरी घटना है, महिला ऑफिसर ने कहा। कैप्टन ने वाइन्स देखी और ठंडी सांस ली। बिल्कुल वही तरीका, वही व्यक्ति होगा। रोशनी की चुभन में चोर होश में आया। मैं जिंदा हूं? उसने मुझे मारा नहीं? कैप्टन ने पूछा। किसने तुम्हें बांधा? चोर घबरा गया। पहले मुझे खोल दीजिए सर। मैं तो बस रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक कुछ ने पकड़ लिया, घसीटा और मुझे बेहोश कर दिया। महिला ऑफिसर हंसी। रास्ते से जा रहे थे? 2 वॉलेट्स कहां से आए फिर? मैंने नहीं। उसने एविडेंस दिखाया। चोर का माथा ठनका। ये कैसे? जिसने मुझे अटैक किया, उसने मेरी चोरी की चीजें क्यों नहीं ली? कैप्टन ने ठंडी नजर डाली। अब सब साफ है, सच बता दो। कुछ देर बाद बयान लेकर चोर को कार में ले जाया गया। कैप्टन सोच में था, तभी महिला ऑफिसर बोली, कैप्टन, अब इतने केसेस हो चुके, ये कल्टिवेटर सिर्फ क्रिमिनल्स को टारगेट कर रहा है। क्या हमें एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो को रिपोर्ट करनी चाहिए? कैप्टन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अभी नहीं। अभी तक उसने सीमा नहीं लांघी है। हालात देखते हैं। उसी समय दूसरा ऑफिसर भागता आया। कैप्टन, सर्वेलेंस में कॉल करने वाले की फुटेज मिली है। कैप्टन की आंखें चमक उठी। दिखाओ। ऑफिसर ने फोन आगे किया। कैप्टन ने वीडियो देखा और जड़ हो गया। ये कैसे हो सकता है? गलती तो नहीं? ऑफिसर ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं कैप्टन, फोन बूथ पिछले कई घंटों में सिर्फ उसी ने इस्तेमाल किया। सर्वेलेंस वीडियो देखकर कैप्टन की भौहें सिकुड़ गई। शाओ, ये तो एक बच्चा है। इतनी कम उम्र में ये कैसे उन गैंगस्टर्स को काबू कर सकता है? दूसरे केस वाला गैंगस्टर तो फर्स्ट ऑर्डर हाई एंड स्ट्रेंथ वाला था। हमने उसे पाया तो उसका चेहरा नीला पीला हो चुका था। क्या तुम सच में मानते हो कि यह बच्चा उसे पीट सकता है? शाऊ ने सिर खुजलाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्चा है ही नहीं? कोई एडल्ट होगा जो बस बच्चे जैसा दिखता हो? कैप्टन ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ये पूरा का पूरा बच्चा ही है। बिल्कुल मेरी सिस्टर के नेफ्यू जैसा लगता है। ठीक है, बहस छोड़ो, कैप्टन ने आदेश दिया। आज के लिए काम यही खत्म। शाऊ, ये सर्वेलेंस वीडियो फाइल में रख दो और इस बच्चे की फोटो डेटाबेस में अपलोड करके उसकी जानकारी निकलवाने की कोशिश करना। ठीक है कैप्टन ने सिर हिलाया। ली रिवर, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। रात का तपता किनारा, हल्की हवा बह रही थी, पर रात अभी भी उमस से भरी थी। चीहुआ और छोटे स्पैरोज नदी किनारे बने तटबंध पर बैठे थे।
नदी की ठंडी हवा शोर पर आकर तापमान कुछ आरामदायक कर रही थी। 1500, 1600, 1650, 1700। शिवा ने पैसे गिने, फिर होंठ टेढ़े कर लिए। हाय, 3 लोगों की कमाई थी और कुल मिलाकर सिर्फ 1700। ये गैंगस्टर्स कितने गरीब होते हैं। साथ बैठे स्पैरोज ने चिर्प चिर्प करते हुए जैसे उसकी शिकायत को ठुकराया। अगर ये लोग अमीर होते तो चोरी क्यों करते? इतनी राशि भी कम नहीं थी। अब हमारे पास 2000 से ज्यादा की सेविंग हो गई है। चिहुआ ने पूछा, बताओ, कुछ खरीदना है? तीनों स्पैरोज चहचहाए, फिर उनका लीडर आगे आया। चिसुआ, टीवी पर दिखने वाला बर्ड फूड, जिन बर्ड्स को दिखाया जाता है वो बहुत स्वाद लेकर खाते हैं। हम भी चखना चाहते हैं। चिहुआ हंसा, ठीक है, कल खरीद दूंगा। स्पैरोज खुशी से पंख फड़फड़ाने लगे। चलो, अब घर चलते हैं। आज फैटी हाउस की हैप्पी वाटर नहीं खरीदनी। फिर उसने अपना स्पैरो मोड हटाया, धुंधली सफेद धुंध उठी और वह अपनी असली आकृति में लौट आया। कुछ ही देर में नदी किनारे के ऊपर कई पक्षी उड़ान भर चुके थे, हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते। उनमें से एक बड़े बर्ड की पीठ पर 7 रंगों वाला फूल सवार था। उजाला फैल रहा है। सूरज उभरते ही लुओसोंग की प्रोस्पेक्टिंग स्क्वाड का कैंप रौनक से भर गया। कोई खाना बना रहा था, कोई सामान बांध रहा था। आज उनका रिटर्न डे था। वेयरवुल्फ रूप में लुओसोंग टेंट से बाहर आया और कुकिंग वाले साथी को थोड़ा सा पानी बचा देख 2 एम्प्टी बकेट्स उठाकर नदी की ओर चल पड़ा। नदी करीब ही थी। वह किनारे पहुंचा। वाह वाह! पहले उसने वहीं बैठे एक छोटे से अस्थाई टॉयलेट का इस्तेमाल किया, फिर मुंह धोया, फिर दोनों बाल्टियां भर लीं। तभी अचानक नदी की सतह पर काली रेखा सी हिली। यह सायोनिक फ्लक्चुएशन है। एक स्कॉर्पियन लाइक इंसेक्ट पानी से निकलकर तेजी से किनारे चढ़ आया। काला भूरा शरीर, लंबाई 2 वयस्क हथेलियों के बराबर। उससे फर्स्ट स्टेज अर्ली फेज जैसी हल्की साइकिक फ्लक्चुएशन आ रही थी। इतनी कम पावर देखकर लूसोंग ने ध्यान न देना ही ठीक समझा और मुड़कर चलने लगा। लेकिन तभी स्कॉर्पियन ने अपनी टेल उठाई और उस पर वेनम स्प्रे कर दिया। कम बक! लुओसोंग फुर्ती से एक और हट गया। उसने बाल्टियां छोड़ दी, झुककर झपट्टा मारा और एक सीधा वार किया। इस बार उसने किसी साइकिक एनर्जी का प्रयोग नहीं किया। स्पिरिचुअल वेपन वाले शार्प शॉर्ट नाइफ की धार ही काफी थी। पर धातु जैसी क्लिंग की आवाज हुई, चिंगारी निकली। ब्लेड ने उसकी स्केल आर्मर को काट ही नहीं पाया। स्कॉर्पियन पीछे हटकर फिर उछला। इस बार हवा में रहकर वेनम स्प्रे किया। लुओसोंग, जिसकी कुल कॉम्बैट स्ट्रेंथ सेकंड स्टेज मिड फेस के बराबर थी, बिजली सी गति से बचा और हवा में छलांग लगाते ही उस पर दूसरा वार जड़ा। ब्लेड भारी था, चोट भी पहुंची, पर स्कॉर्पियन अभी भी जिंदा था, बस गति थोड़ी सुस्त पड़ गई। लुओसोंग की आंखें संकुची। एबिलिटी, इस स्कॉर्पियन का एबिलिटी शायद इसकी स्केल डिफेंस बढ़ाता है। पुफ पुफ! स्कॉर्पियन ने टेल घुमाकर फिर वेनम स्प्रे शुरू कर दिया। सोचा क्या? लुओसोंग पूरी तेजी से साइड स्टेप करता हुआ 7-8 मीटर दूर से ब्लिंक जैसी गति में उसके पास पहुंचा। इस बार साइकिक एनर्जी ब्लेड पर चढ़ी थी। एक सटीक वार, स्कॉर्पियन दर्जनों टुकड़ों में बनकर गिर पड़ा। लुओसोंग ने गहरी सांस ली। मरना तो खुद चाहता था। उसने देखा कि वेनम से आसपास के पौधे काले पड़कर गल चुके थे। सिर्फ फर्स्ट स्टेज अर्ली फेज होने के बावजूद इसका वेनम बेहद खतरनाक था। वह इसके कुछ स्केल फ्रैगमेंट्स उठाकर 2 बाल्टियां संभालते हुए कैंप लौटने लगा। 10 मिनट बाद रक्त सी काली सतह, गुड! नदी में अचानक बहुत से बबल्स उठे। फिर सैकड़ों काली आकृतियां पानी से बाहर आईं। सबसे आगे एक 1 मीटर लंबा सेकंड टियर मिड फेज स्ट्रेंथ वाला विशाल ब्लैक स्कॉर्पियन। सूरज की रोशनी में उनके स्केल आर्मर पर ठंडी काली चमक झिलमिला रही थी। लीडर स्कॉर्पियन उस जगह पहुंचा जहां उसका साथी टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। उसकी टेल ऊंची उठी, हवा में कई बार झटकी। यह गुस्से का संकेत था। लुओसोंग वापस आ गया। शू मेंगलियांग ने बाएं हाथ में पोरिज और दाएं में बारबेक्यू पकड़े हुए हंसकर आवाज दी। हाँ? लुओसोंग ने सिर हिलाया, पानी की दोनों बाल्टियां चूल्हे के पास रखी, फिर अपनी एबिलिटी हटाकर इंसानी रूप में लौटा। घास पर रखे एक कटोरे को उठाकर उसने पोरिज भरना शुरू किया। उसी समय इंस्टीट्यूट ऑफ सायोनिक एनर्जी के रिसर्चर्स ली चेन और जाओ गैंग नाश्ता खत्म करके बर्तन लौटाने जा रहे थे। वे जाने ही वाले थे कि लुओसोंग ने पुकारा, मिस्टर ली, मिस्टर जाओ। पानी लेने गया था। रास्ते में एक स्कॉर्पियन शेप्ड बीस्ट मिला। उसे मारने के बाद उसकी बॉडी से कुछ मेटल लाइक हार्ड स्केल्स मिले हैं। हथियार से बिना किसी सायोनिक अटैचमेंट के भी ये डैमेज नहीं होते। लीटर जाओ गैंग दोनों चौंक पड़े।
इतनी ज्यादा डिफेंस? उन्होंने पूछा। हाँ। लुओसोंग ने जेब से काले स्केल आर्मर के टुकड़े निकालकर उन्हें दे दिए। दोनों ने अलग अलग एक एक टुकड़ा उठाया, उंगलियों से टेक्सचर महसूस किया। जाओगांग की आंखों में हल्की चमक आई। ओल्ड, ये मुझे किसी सिंथेटिक स्पिरिचुअल मटेरियल जैसा लग रहा है। मुझे भी यही वाइब आई, ली चेन ने कहा, फिर पॉकेट से एक छोटा नाइफ निकाला। उसने ब्लेड कई बार स्केल पर घिसा, पर एक खरोंच तक नहीं आई। मैं टूल बॉक्स लेकर आता हूं, तुरंत टेंट की ओर दौड़ा। अख्तनीय खोज कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट कर चुके सभी इन्वेस्टिगेटर्स पास खड़े थे। ली चेन और जाओ गैंग सायोनिक डिवाइसेस निकालकर स्केल आर्मर पर टेस्ट्स चला रहे थे। साइड में खड़े शू मेंगलियांग ने लुओसोंग की पीठ पर हाथ मारा। अरे भाई, किस्मत तुम्हारी देखो, पानी भरने गए थे और ऐसी चीज ले आए जिसे ओल्ड ली और ओल्ड जाओ खुद टेस्ट कर रहे हैं। अगर ये वैल्यूएबल निकला तो तुम्हें तो सीधा रिवॉर्ड मिलेगा। लुसोंग ने सीधा जवाब दिया। अरे, कैसा रिवॉर्ड? ये तो बस फर्स्ट स्टेज अर्ली फेस वाले बीस्ट के स्केल्स हैं। इसमें क्या वैल्यू होगी? तभी ली चेन मुड़कर बोला, शाओलुओ, तुम गलत सोच रहे हो। भले ये फर्स्ट स्टेज अर्ली फेस बीस्ट हो, पर इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। लुओसोंग ने तुरंत पूछा, मिस्टर ली, इसमें खास क्या है? ली चेन ने विस्तार से बताया। लाओ जाओ और मैंने इसे सायोनिक टूल से जांचा। ये ब्लैक स्केल आर्मर बिल्कुल एक नए सिंथेटिक स्पिरिचुअल मटेरियल जैसा है। वह मटेरियल जिसे हम इंस्टीट्यूट में 3 अलग सायोनिक मटेरियल्स मिलाकर बनाते हैं। क्या? सुमेंगलिंग और बाकी इन्वेस्टिगेटर्स की आंखें फैल गई। सिंथेटिक स्पिरिचुअल मटेरियल जिसे तैयार करने में अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स, मैन पावर, धन और साथ ही किस्मत लगती है। और यहाँ स्पिरिट वर्ल्ड के एक छोटे से कोने में एक ऐसा बीस्ट पैदा हो गया इसकी बॉडी में नेचुरल सिंथेटिक मटेरियल मौजूद है। ये वैसा ही था जैसे एक विद्यार्थी कड़ी मेहनत से 80 मार्क्स लाए और उसके पास बैठा हुआ लड़का जो कभी पढ़ता ही नहीं, आसानी से वही मार्क्स ले आए। बहुत बुरा लगता है। जाओ गैंग ने जोर से कहा, यह स्पिरिट वर्ल्ड की नेचर है। ब्लू स्टार इससे पीछे है, पर डिस्करेज होने की जरूरत नहीं। अगर यहां जन्म से सिंथेटिक मटेरियल मिल रहा है, तो क्या फर्क? हमारे रिसर्चर्स ने अपनी बुद्धि से इससे कहीं बेहतर मटेरियल्स बनाए हैं। उसकी आवाज ने सबका मनोबल बढ़ाया। ली चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, शाओलुओ, तुम्हारी ये खोज काफी कीमती है। टेम्पररी स्टेशन लौटकर हमें इस बीस्ट के बारे में पूरा रिकॉर्ड तैयार करना होगा। ठीक है, मैं कोऑपरेट करूंगा, लुओसोंग ने जवाब दिया। जाओ गैंग उत्साह में बोला, कितनी अच्छी आउटिंग रही। माइंड्स मिले और ऊपर से नेचुरल सिंथेटिक स्पिरिट वाला बीस्ट भी। लाओजांग, क्यों ना आगे कुछ डिस्टेंस एक्सप्लोर कर ले? दूर से आते टीम लीडर जांगके ने तुरंत रोक दिया। नहीं, रिटर्न का समय हो चुका है। हम टेम्पररी स्टेशन से बहुत दूर आ चुके हैं। आगे जाना बहुत रिस्क है। जाओ गैंग ने निराश होकर सिर झुका दिया। ठीक है, लौटते हैं। अचानक खतरे की घंटी ऊ कैंप के सेंटर में रखा अलर्ट डिवाइस अचानक एक्टिवेट हो उठा। क्लोन सेंट्रीज ने डेंजर सिग्नल भेजा था। सेकंड स्टेज मिड फेज स्ट्रेंथ वाला एक बीस्ट और उसके साथ कई अन्य। लुओसोंग ने तुरंत वेयरवुल्फ फॉर्म एक्टिवेट किया। बाकी 14 इन्वेस्टिगेटर्स ने हथियार निकालकर सर्कल फॉर्मेशन ली, ली चेन और जाओ गैंग को बीच में सुरक्षित रखते हुए। इंस्टीट्यूट ने साफ आदेश दिया था, इन दोनों रिसर्चर्स की सुरक्षा सर्वोपरि है। ली चेन ने स्पिरिट वेपन एडजस्ट किया। सेकंड स्टेज मिड फेज बीस्ट कंफर्म और उसके साथ लगभग 10 अर्ली स्टेज बीस्ट्स भी। सुमेंगलिंग हंसा, बस इतना? पीस ऑफ केक। लेकिन शा 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 बाहर जंगल की हर दिशा से घना रेंगता हुआ लहराता हुआ शोर आया। ये दर्जनों बीस्ट्स की आवाज नहीं थी, ये सैकड़ों की थी। जांकी की सेंस रेंज में पूरा झुंड आ चुका था। सब अलर्ट हो जाओ, उसने भारी आवाज में कहा। यह एक ह्यूज बीस्ट ग्रुप है, संख्या बहुत ज्यादा है। उसकी परसेप्शन में स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लक्चुएशन वही थी, सेकंड स्टेज मिड फेज। पर संख्या इतनी विशाल थी कि पैनिक पैदा कर दे। रिसर्चर्स को सिर्फ एक पल की chaos में भी खोने का खतरा था। शुआ 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 काले भारी आर्मर्ड बीस्ट्स झाड़ियों से निकलकर खुली जगह में फैल गए। उनका आकार 40-50 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक था। काले स्केल आर्मर पर सूरज की रोशनी पड़ते ही ठंडी भयावह चमक उभर आई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये वही स्ट्रेंज बीस्ट है जिसे मैंने पानी भरने जाते वक्त मारा था। सब लोग इसके टेल से बचना। ये लोग अपनी टेल से स्ट्रॉन्ग एसिड जैसी वेनम स्प्रे करते हैं। लुओसोंग ने जैसे ही काले स्कॉर्पियन बीस्ट को झाड़ियों से निकलते देखा, तुरंत चेतावनी दे दी। लुओसोंग की बात सुनते ही ली चेन और जाओ गैंग की आंखें चमक उठी, मानो सामने कोई चलता फिरता खजाना खड़ा हो।
ब्लैक स्कॉर्पियन बॉस अपने मरे हुए साथियों की गंध को पीछा करते करते सीधा लूसोंग तक पहुंच गया था। उसने सामने खड़े इन अनजान जीवों को देखा और एक हल्की निम्न तरंग वाली आवाज निकाली, जिसे इंसानी कान सुन ही नहीं सकते थे। उनकी संख्या 100 से कहीं ऊपर थी, शायद 200 तक। बॉस के हमले के आदेश के मिलते ही एक साथ उनकी टेल्स ऊपर उठी और बारिश की तरह वेनम बरस पड़ा। जैसे ही जहरीले हमले की बौछार आई, तीसरे स्तर के हाई रैंकर जंग के सामने बढ़े। उनकी पीठ पर दो हल्के सुनहरे हेलोस चमके और पलक चपकते ही लाइट विंग्स बन गए, तितली के पंखों जैसे, लेकिन ओरा से भरे हुए। पंखों की हल्की सी फड़फड़ाहट और बिखरते हुए लाइट पार्टिकल्स, फिर उन रोशन कणों से फैला हुआ एक गोल सुनहरा प्रकाश वृत्त, गार्डियन। उनके धीमे स्वर के साथ ही प्रकाश एक ठोस सुनहरे अर्ध गोलाकार शील्ड में बदल गया, सभी को भीतर सुरक्षित करते हुए। वेनम सुनहरे शील्ड पर गिरते ही सिहरन पैदा करने वाली आवाज निकल रही थी। आसपास की घास झाड़ियां तो एक ही पल में गलकर काली पड़ चुकी थी। लॉन्ग रेंज काउंटर अटैक, जंग ने शांत स्वर में आदेश दिया, और बाहर से एक फायरबॉल और एक विंड ब्लेड बिजली सी रफ्तार में काले स्कॉर्पियंस की भीड़ पर गिरे। दोनों में सेकंड स्टेज मिड लेवल की ताकत थी और दर्जनों स्टीयर बीस्ट्स वहीं डेढ़ हो गए। इसके बाद शुरू हुआ स्पिरिट क्रॉसबोज का तड़ातड़ हमला, 1 सेकंड में 3 वॉलीज। ऑरा इन्फ्यूज्ड एरोज इतनी शक्तिशाली थी कि इन बीस्ट्स की स्केल आर्मर, जो सिंथेटिक स्पिरिचुअल मटेरियल जितनी मजबूत थी, आसानी से आर पार हो रही थी। फुफ फुफ, कई ब्लैक स्कॉर्पियन सीधे जमीन पर कीलों की तरह जजड़ गए, लेकिन दुश्मन इतने भी कम नहीं थे। बॉस ने दर्द से तड़पती अपनी सेना को देखा। एक चौथाई संख्या पल में चली गई थी। क्रोध में उसने नया आदेश दिया, मिली अटैक। जांग तुरंत बोले, लुओसोंग, लुचिंकिन, डंगवे, तुम चार बाहर जाकर इन्हें रोकोगे। बाकी सब लोग अपनी जगह से फायर जारी रखें। जी। चारों ने क्रॉसबोज गिराई, हथियार उठाए और हल्के से सुनहरे शील्ड से होकर बाहर निकल गए। उनके शरीर से गुजरते ही लाइट पार्टिकल्स उनकी चारों ओर फैल गए, और देखते ही देखते सभी चार सुनहरी आर्मर से ढक गए। किल। चारों आगे बढ़े, 2 सेकंड स्टेज मिड लेवल्स, 1 सेकंड स्टेज पीक, और जो डंगवे जो थर्ड स्टेज अर्ली लेवल था। चारों एक धक्के में स्कॉर्पियन की काली दीवार को चीरते चले गए। कुछ बीस्ट्स गोल्डन शील्ड पर चढ़ बैठे, अपने प्लायर्स से ऐसे वार करते जैसे दीवार तोड़ रहे हों, धम धम धम। लेकिन शील्ड हिला जरूर, टूटा नहीं। भीतर से लगातार एरोज बरसते रहे और बाहर चारों की रिलेंटलेस क्लोज कॉम्बैट मार। कुछ ही मिनटों में काली भीड़ लगभग साफ हो चुकी थी, लेकिन सामने सबसे बड़ा खतरा अभी भी खड़ा था। ब्लैक स्कॉर्पियन बॉस, सेकंड स्टेज मिड लेवल, जिसकी रक्षा बेहद मजबूत थी। लुओसोंग की हर वार से बस चिंगारियां उड़ती, हल्की सी खरोंचें। लुओसोंग तेज था, चपल था। वो हर प्लायर स्ट्राइक, हर वेनम बर्स्ट से बचता रहा। अब बॉस की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी और पल भर में उसकी रफ्तार दोगुनी हो गई। वो लूसोंग के बिल्कुल बगल में प्रकट हुआ, बड़े प्लायर्स सीधा उसकी कमर की ओर। हिस। लूसोंग बच नहीं पाया, उसकी कमर से कटोरे जितना बड़ा हिस्सा उधड़ गया, खून बह निकला। एसहोल। दर्द में आंखियां लाल हो गई। उसने बाईं हथेली में औरा खींची। एक घूमता हुआ साइक्लोन उभरा, जो पूरी हथेली पर लिपट गया। क्रैक। साइक्लोन कोटेड हाथ ने बॉस के विशाल प्लायर को जकड़ लिया। चिपचिपा तरल उड़ा और प्लायर टूटकर अलग हो गया। बॉस चीखा, पीछे हटने लगा। तभी सुनहरी चमक लहराई। जोडंगवे आगे बढ़ा, उसकी तलवार ने हवा को चीर दिया। एक पल और बॉस दो हिस्सों में गिर चुका था। सारी स्कॉर्पियन आर्मी सुन्न होकर वहीं रुक गई। उनका नेता मर चुका था। जोदंगवे ने तलवार झटक काला चिपचिपा तरल गिराया, कहा, शाओलुओ, बाकी हम निपटा लेंगे, तुम जाकर लिन्ना से अपना घाव साफ करवाओ। लुओ सोंग ने बस सिर हिलाया और लड़खड़ाते हुए जैंग की ओर लौट गया। जैंग ने शील्ड हटाया। सभी लोग, पूरा हमला करो। युद्ध अब खत्म करने का समय था। सेकेंड लेवल हाई रैंक इन्वेस्टिगेटर लिन्ना सीधे लुओसोंग के पास पहुंची। उसने बैकपैक से भूरे रंग का हीलिंग पाउडर निकाला, पैकेट फाड़ा और लुओसोंग की गहरी कमर चोट पर छिड़क दिया। फिर उसने अपना पाम आगे बढ़ाया। व्हाइट हीलिंग लाइट चमकी और आधे मिनट में खून बहना थम गया। घाव पर मोटी स्कैब जम गई। थैंक यू सिस्टर लिन, लुओसोंग ने कहा। कोई बात नहीं, लिन्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और तुरंत हथियार उठाकर बाकी बचे ब्लैक स्कॉर्पियन बीस्ट्स की ओर दौड़ पड़ी। उसकी ट्रीटमेंट के बाद भी लुओसोंग चाहकर भी दोबारा लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता था, क्योंकि ताजा भरे घाव जोर लगाने पर फिर से फट जाते। इसलिए वह सिर्फ दूर खड़े होकर अपने साथियों को अंतिम सफाया करते देखता रहा। ब्लैक स्कॉर्पियन बीस्ट्स बेहद जिद्दी निकले।
लीडर की मौत के बाद भी कोई भागा नहीं, बल्कि वे सभी एक आखिरी उग्र चार्ज में जांगखे की टीम पर टूट पड़े। कुछ ही देर में लड़ाई खत्म हुई। हर स्कॉर्पियन बीस्ट वहीं ढेर पड़ा था। ली चेन ने लंबी सांस छोड़ी। स्टेशन से 100 किलोमीटर के अंदर तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इस सीमा से बाहर आते हैं, खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये दूसरी दुनिया मजाक नहीं है। यहाँ के बीस्ट्स हमेशा झुंड में हमला करते हैं। जाओ गैंग ने हंसकर कहा, ओल्डली, फिलॉसफी बाद में करना, पहले इन बीस्ट्स की स्केल आर्मर समेटो। जमीन पूरी तरह काली चमकती स्केल आर्मर से भरी पड़ी थी। ये अत्यंत मूल्यवान थी। पूरी टीम तुरंत इकट्ठा करने में लग गई। 1 घंटे से ज्यादा मेहनत के बाद स्केल आर्मर का बड़ा ढेर तैयार था, पर समस्या अब शुरू हुई। स्पेस स्पिरिट वेपन्स में इतना सामान रख पाना नामुमकिन था। तभी लिन्ना के दिमाग में एक बात आई, क्यों न आसपास की वाइन से टोकरी बुने। हर कोई एक एक बास्केट उठाएगा तो सारी स्केल आसानी से स्टेशन पहुंचा देंगे। जांके ने सिर हिलाया, ठीक है, सब लोग वाइन से इकट्ठी करो। बहुत दूर मत जाना, खतरा हर तरफ है। असल में ये एक्सपीडिशन केवल माइन एक्सप्लोरेशन के लिए थी, इसलिए रास्ते में मारे गए छोटे बीस्ट्स को वे बस आवश्यक भोजन भर के लिए लेते, बाकी छोड़ देते थे। रिटर्न में लेट होना उनकी योजना में नहीं था। लेकिन ली चेन और जाओ गैंग ने इन ब्लैक स्केल्स की भारी कीमत समझ आई, तब जाकर ये स्केल आर्मर सिंथेटिक स्पिरिचुअल मटेरियल्स के बराबर थी। कुछ स्पिरिट मटेरियल्स मिलाकर ये वर्सेटाइल फ्यूजन मटेरियल बनती। वीपॉन फोर्जिंग से लेकर आर्मर क्राफ्टिंग तक हर जगह उपयोगी। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। टीम पेड़ों की छाया में बैठकर लिन्ना के मार्गदर्शन में टोकरी बुन लगी। जंगल में कीड़ों और पक्षियों की आवाजें तेज होती जा रही थी। शुमेंगलियांग ने बगल में बैठे लुओ सॉन्ग से हंसते हुए कहा, बास्केट बन भी गई आखिर। ब्लू स्टार लौटकर अगर मैं अपने साथियों को बताऊं कि मैं दूसरी दुनिया में एलियन बीस्ट के शवों के बगल में बैठकर टोकरी बुन रहा था, वे हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। लुओ सॉन्ग मुस्कुराया, और पहला सवाल यही करेंगे, तुम्हें टोकरी की जरूरत ही क्यों पड़ी? जंकी उठ खड़ा हुआ, ठीक है सब लोग, चलिए जल्दी। थोड़ी देर में इन जानवरों के सड़े हुए शरीर और स्कैवेंजर्स को यहां खींच लाएंगे। वाह वाह! सबने शवल से स्केल आर्मर उठाकर अपनी टोकरी में डालना शुरू किया। लिन्ना ने देखा कि लुओसोंग चोट के बावजूद अपनी टोकरी पूरी भर चुका है। लुओसोंग, तुम्हें चोट लगी है, इतना मत चुको। वह हंसा, सिस्टर लिन, मैं वेयरवुल्फ स्टेट में हूं, रिकवर जल्दी होता है। बास्केट बनाते बनाते घाव लगभग भर गया, देखिए। उसने कमर छुआ और हल्के हाथ से स्कैब हट गई। नीचे गुलाबी नई त्वचा नजर आई। लिन्ना ने देखा और संतोष से सिर हिलाया, ठीक है, वाकई अच्छी रिकवरी है। सब लोग तैयार, वापसी शुरू। जंग के सबसे आगे चल पड़ा, रास्ता साफ करते हुए। दूसरी ओर ब्लू स्टार सुबह 7:40 शुक्रवार लिन फेई नाश्ता कर रहा था जब उसे सायोनिक वेपन्स वाली दुकान का मैसेज मिला, ऑर्डर तैयार है, सुबह 8:30 पर वेयरहाउस में पहुंचा दिया जाएगा। वेंसडे को ऑर्डर किया था, फ्राइडे को तैयार भी हो गया, बढ़िया। वह तुरंत नहीं निकला, पहले सुबह की न्यूज देखी। 8:20 पर उसने स्पेस टेलीपोर्ट करके वेयरहाउस का रुख किया। उसके जाते ही बैल्कनी पर रखा चिसुआ जाग उठा। वह फ्लावर पॉट से बाहर निकला, हाथ उठाया। हल्की सुनहरी ओरा उसकी हथेली में चमकी, फिर उसकी इच्छा से बुझ गई। पास ही बड़े बैंयन ट्री पर छोटे स्पैरोज का नया घर बना था। एक स्पैरो ने वहां से एक छोटा पर्स उठाया और बालकनी की ओर उड़ाया। कुछ ही देर में चिसे हुआ और सारे स्पैरोज बालकनी से उड़कर ईस्ट साइड की दिशा वाले अपने पसंदीदा पार्क की ओर बढ़ गए। ट्विटर, आखिर बाहर आ ही गए, चिसे हुआ ने उत्तर दिया। हाँ, कल भी निकलना चाहता था तुम्हारे लिए बर्ड फूड लेने, पर लिन फेई पूरा दिन घर पर था। स्पैरो बॉस ने पूछा, ट्विटर, पर लिन फेई ने तो हमें बाहर जाने से रोका नहीं, फिर भी क्यों इंतजार करते हो? सिसेवा ने थोड़ा सोचा, पता नहीं, शायद इसलिए कि वह पूछेगा कहां जा रहे हो और मुझे जवाब देना पड़ेगा। 7-8 मिनट बाद वे पार्क के बैम्बू ग्रोव में उतरे। जैसे ही चिसेहुआ उतरा, स्पैरो बॉस ने अपनी कमजोर सी एबिलिटी चलाई। धुंधली सफेद मिस्ट उसके शरीर से निकली और चिसेहुआ को घेर लिया। एक चमक, और सामने खड़ा था एक मानव बच्चे जैसा। एबिलिटी चलाने से स्पैरो बॉस थक कर धीमा पड़ गया। दूसरे और तीसरे स्पैरो उत्साह में बैम्बू फॉरेस्ट में उछल कूद करने लगे। चिसेहुआ ने जमीन पर पड़ा वॉलेट उठाया, जेब में रखा और बोला, तुम सब यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए बर्ड फूड लाता हूं। ट्विटर, ठीक है, स्पैरोज ने उत्तर दिया। सेहुआ बैम्बू फॉरेस्ट से निकलकर पार्क के बाहर की ओर बढ़ गया। ऊंचे ऊंचे इमारतों के बीच ट्रैफिक से लबालब भरी सड़कें
और इंसानों की भीड़ लहरों की तरह बहती हुई। सड़क के बीचों बीच खड़ा ट्रैफिक सिक्योरिटी ऑफिसर लगातार सीटी बजाते हुए गाड़ियों को इशारे से रोक चल कर रहा था। ग्रीन लाइट जलते ही जेब्रा क्रॉसिंग पर भीड़ की चाल तेज हो जाती। बस स्टेशंस, सबवेज, सुपरमार्केट्स, हर तरह के ट्रांसपोर्ट रूट्स इस शहर को किसी मकड़ी के जाल की तरह पूरी तरह जकड़े हुए थे। किसी रूट से लोग उतरते, किसी पर चढ़ते। शहर के लोग लगातार भाग-दौड़ में, अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश में। सेवन कलर फ्लावर चौक पर खड़ी थी, सामने आती जाती भीड़ को देखती हुई। उसे अब दिशा का बिल्कुल अंदाज नहीं था। पार्क से निकलने के बाद उसने कुछ राहगीरों से पूछा था कि आसपास बर्ड फूड की दुकान कहाँ मिलेगी। सबने बहुत उत्साह से डायरेक्शंस दिए, पर नतीजा ये कि वह और गुम हो गई। हाय, टीवी में जब ऐसे शहर देखती थी जहां इंसान आसानी से घूम फिर सकते हैं, मुझे लगता था इंसानों ने कितना कमाल का शहर बनाया है। लेकिन अब जब खुद यहां खड़ी हूं, तो कहना पड़ेगा, किसी दूसरी दुनिया से आए मेहमान के लिए, वो भी जिसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन इतनी खराब हो, यह शहर वाकई बहुत मुश्किल है। सेवन कलर फ्लावर फुटपाथ पर खड़ी बहुत उदास थी। ट्रैफिक सिक्योरिटी ऑफिसर ने शायद उसकी परेशानी भांप ली। दूसरी बार ग्रीन लाइट होते ही वह उसकी तरफ बढ़ा। सेवन कलर फ्लावर, जो सिर झुकाए सोच में डूबी थी, अचानक किसी की आहट महसूस कर ऊपर देखती है। सामने वही ऑफिसर था। ये इंसान क्या करने आया है? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं इंसान नहीं हूं? नहीं, ये तो प्रैक्टिशनर भी नहीं है। इसे कैसे पता चलेगा? बच्चे, कोई दिक्कत है क्या? जरूरत हो तो अंकल मदद कर देंगे। अधिकारी ने नरमी से कहा। अंकल? सेवन कलर फ्लावर ने सामने खड़े उस 27-28 साल के युवक को गौर से देखा और सोचा, इंसान पुरुष, असल में मेरी उम्र तुम्हारे दादाजी जितनी है। ये बच्चा बोलता क्यों नहीं? अधिकारी चकित था। सेवन कलर फ्लावर ने सोचा, फिर बोली, हेलो, क्या आप बता सकते हैं यहां पास में कहीं बर्ड फूड की दुकान है? बर्ड फूड? अधिकारी ने थोड़ी देर सोचा, फिर दिशा दिखाते हुए बोला, सड़क पार करो और आगे जाकर दाएं मुड़ो। वहां एक शॉप है जो बर्ड फूड में स्पेशलाइज करती है। थैंक यू। सेवन कलर फ्लावर ने सिर हिलाया और बताई दिशा में चल दी। अजीब बच्चा है। अधिकारी उसके जाते हुए रूप को देखते हुए बुदबुदाया। टुन टुन। दरवाजा खुलते ही विंड चाइम बज उठा। वेलकम। दुकान की वेट्रेस ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। सेवन कलर फ्लावर ने हल्का सा सिर झुकाकर दुकान को देखा। 100 वर्ग मीटर की छोटी सी शॉप, शेल्व्स पर तरह तरह के बर्ड फूड्स और चुनते ग्राहकों की अच्छी भीड़। वेट्रेस उसके पास आई। माय किड, तुम अपने पेट बर्ड के लिए बर्ड फूड लेने आए हो? हाँ। यहाँ सबसे महंगा बर्ड फूड कौन सा है? सेवन कलर फ्लावर ने पूछा। सबसे महटक गई। चिल्ड्रन, पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा पेट बर्ड है। मैं तुम्हें कॉस्ट इफेक्टिव वाला दे दूंगी। सबसे महंगा लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, वही दीजिए। मेरे पास पैसे हैं, मदर फ्लावर ने तुनकर कहा। वेट्रेस ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, चलो सिस्टर तुम्हें दिखा देती है। वह उसे एक शानदार शेल्फ के पास ले आई। यह रहा हमारा सबसे महंगा बर्ड फूड। एक पैक, 1 किलो, कीमत 1000 युआन। इतनी महंगी, इससे तो सैकड़ों बोतल फैट हाउस हैप्पी वाटर आ जाएंगी। वह मन ही मन बोली। वेट्रेस ने उसकी चुप्पी देखकर तुरंत सस्ता बर्ड फूड सुझाने की कोशिश की। यह बहुत महंगा है सिस्टर, मैं तुम्हें दूसरा, बस यही, पहले एक पैक दे दीजिए। अगर उन्हें पसंद आया तो और लूंगी। सेवन कलर फ्लावर ने कहा, तुम ये सच में लेना चाहती हो? वेट्रेस हैरान थी। फ्लावर ने सिर हिलाया और चेकआउट काउंटर की ओर बढ़ गई। भुगतान कर बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक उसके दिमाग में टीवी सीरियल का एक सीन उभर आया। वह ठिठकर वेट्रेस की ओर मुड़ी। वेट्रेस मुस्कुराई, कुछ और चाहिए? सेवन कलर फ्लावर ने जेब से वॉलेट निकाला, खोला और 10 युआन का नोट निकाला। दिस? नहीं नहीं, मुझे टिप नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? सच में नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा आप कहें। उसने नोट वापस रखा और बाहर चली गई। दुकान की दूसरी लड़कियां हंसते हुए बोली, शाओयन, अभी जो बच्चा तुम्हें टिप देने आया, कितना क्यूट था। हाँ, कितना क्यूट। बस ये सोच रही हूं कि कहीं घर पहुंचकर उसके पेरेंट्स उसे डांटे तो नहीं। शाओयन ने कहा, मुझे नहीं लगता। वह किसी अमीर घर का लगा। शायद उसके लिए ये जेब खर्च का छोटा सा हिस्सा ही होगा। उम्मीद है ऐसा ही हो। दुकान से निकलकर सेवन कलर फ्लावर सड़क किनारे खड़ी हुई, हाई एंड बर्ड फूड का बैग हाथ में लिए और एक टैक्सी रोकी। किड, कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। वॉलिंग पार्क। सेवन कलर फ्लावर ने पार्क का नाम याद करते हुए कहा और अपने आप पर गर्व किया।
लॉस्ट होने पर क्या चिंता? वह मन ही मन मुस्कुराई। जब जेब में पैसा हो तो टैक्सी खुद ही आपको जहां चाहो पहुंचा देती है। उसने अपने वॉलेट पर हाथ फेरा। इन अनुभवों ने उसे एक दूसरी दुनिया से आए आगंतुक को यह सिखा दिया था कि इस इंसानी दुनिया में बैंक नोट बहुत काम आते हैं। आगे से और मेहनत करूंगी। जिल्च रिच एंड हेल्प द पुअर वाला मिशन जारी रहेगा। बस जेब में ढेर सारा पैसा हो और ये दुनिया आसानी से जीत सकती हूँ। रोंगचेंग में इस समय मौसम ग्रीष्म था और जैसे ही सूरज सुबह सुबह उगा शहर का तापमान काफी ठंडा था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा तापमान लगातार बढ़ने लगा, मानो पूरी दुनिया सूर्य की गर्मी से तप रही हो। फिर भी इस गर्म मौसम में कुछ जगहें अब भी गर्मी के दबाव में नहीं आई थीं। उदाहरण के लिए चीज से हुआ और लिटिल स्पैरो अभी जिस पार्क में थे, जहां वे ठहरे थे, वह बांसों का जंगल बाहर की गर्मी से सुरक्षित था। हरे भरे बांसों ने बाहरी गर्मी की लहरों को रोक रखा था, जिससे जंगल के अंदर तापमान बस वसंत जैसा ठंडा था। समय बीतने के साथ सेवन कलर्ड फ्लावर और लिटिल स्पैरो के अलावा कुछ और लोग भी बांसों के जंगल में एक एक करके आने लगे। इनमें ज्यादातर सेवानिवृत्त बुजुर्ग थे जो जंगल में मिलकर शतरंज खेलते थे। जनरल, मैं समझ गया। मैं फिर से करूंगा। मैं फिर से समझाऊंगा। मैं यहां जाऊंगा। अब तुम इसे हल नहीं कर सकते। हा हा, घमंड मत करो। अगर मैं बस एक गलती करता तो तुम हार जाते। छोटे बांसों के जंगल में खेल रहे बुजुर्गों की संख्या के हिसाब से यह जगह वास्तव में बहुत जीवंत थी। यहां खेलने का एक और फायदा भी था। जब कभी कोई चाल में फंसा तो बांसों की ठंडी हवा उसके दिमाग को तरोताजा कर देती थी। तुम सोचते हो ये बर्ड फूड स्वादिष्ट है? चीसे हुआ पत्थर की बेंच पर बैठकर लिटिल स्पू से पूछती जो बर्ड फूड खा रहे थे। ट्विटर, ये स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लगता है, लिटिल स्पैरोज ने खुशी से चहकते हुए कहा। अगर यह स्वादिष्ट है तो और खाओ। जब यह बैग खत्म हो जाएगा मैं इसे फिर से खरीद लूंगी। हा हा, मैं फिर जीत गया। दूर से बुजुर्गों की हंसी आती और सेहुआ ने पलटा। उसने बैग से एक और मुट्ठी बर्ड फूड निकाली, लिटिल स्पैरोज के सामने रख दी और कहा, तुम पहले खाओ, मैं जाकर देखती हूँ। चीसेहुआ उठी और उन बुजुर्गों के पास गई जो शतरंज खेल रहे थे। उसने कोई भीड़ नहीं वाला खेल चुना और चुपचाप उसे देखने लगी। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। इस साल की सिकड़ा पहले निकल आई थी। यह सायोनिक एनर्जी के प्रभाव के कारण था या नहीं, कोई नहीं जानता। एक आवाज के साथ लिनफे ने वेयरहाउस का शटर डोर खोला। वह दरवाजे पर खड़ा रहा और थोड़ी देर इंतजार किया। 8:26 पर दूर सड़क के छोर पर कई बड़े ट्रक दिखाई दिए। जीला ट्रक सड़क पर वेयरहाउस के सामने रुक गए और लीड ट्रक से एक व्यक्ति उतरा। उसने घर का नंबर चेक किया और जल्दी से लिनफे की ओर बढ़ा। हेलो, आर यू मिस्टर लिन? वेल, आई एम। आपका सामान सभी कार में है। हम अभी इसे आपके लिए उतार देंगे। ठीक है, आप लोग परेशान मत हों। मैं मदद कर लूं। कोई जरूरत नहीं, हम संभाल लेंगे। अगर मैं मदद करूं तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो मुझे नहीं पता कि इसे खत्म करने में कितना समय लगेगा। तब डिलीवरी मैन की स्तब्धता के बीच लिन फे ने कुछ ही सोच के जोके में सभी वेपन्स को वेयरहाउस में ले लिया। रसीद पर साइन करने के बाद डिलीवरी गाइज थोड़े चकित होकर चले गए। लिन फे ने उन्हें जाते देखा, फिर वेयरहाउस में गया और शटर डोर खींचकर बंद कर दिया। उसने डिमेंशनल स्पेस को एक्टिवेट किया। 50 spiritual weapon swords, unit price 5 million, और Doothhound crude spiritual swords, unit price 1 wamond को dimensional space में इकट्ठा किया और फिर space teleport ability का उपयोग करते हुए spirit world चला गया। एक सफेद रोशनी चमकी और लिन फे कोल्ड लेक के लाइजर्ड आइलैंड पर स्पिरिट वर्ल्ड में प्रकट हुआ। लाइजर्ड मैन्स विलेज से अभी कुछ दूरी थी। लिन फे ने चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि आसपास कोई इंटेलिजेंट क्रीचर नहीं था। फिर उसने कपड़े बदलने शुरू किए। ब्लैक प्रैक्टिस क्लोथ्स और ब्लैक हेडगियर पहने। कपड़े बदलने के बाद लिन फे ने माइंड पावर एक्टिवेट की और लाइजर्डमैन विलेज की ओर उड़ चला। एल्डर, the upright ape trader named Lin Fei won't come to our tribe again, right? एक छोटा लिजर्डमैन ने रेप्टाइल से पूछा। No, he will definitely come again, चियाफेंग ने कहा और न्यूली पैक्ड रेड ऑइंटमेंट वुडन बॉक्स में रखा। बूम बूम बूम, एक श्रृंखला की भारी आवाजें वेयरहाउस के बाहर से आईं। लिजर्ड ह्यूमन यती ने वेयरहाउस का आधा ढका हुआ डोर खोला और इम्पैक्ट के बाद खुशी से शाओफेंग से कहा, एल्डर, द मर्चेंट इज हियर। वह रेड ऑइंटमेंट मुंह में डालकर बेंड हुआ, फिर अचानक मुड़ा और पूछा, ट्रेडर, क्या ये वही ट्रेडर था जिसने हमारे स्पिरिचुअल वेपन्स और सोर्ड्स बेचे थे? वेल,
It's the traitor named Lin Fei. Great. He really didn't break his promise. शाफेंग ने उत्साहित होकर कहा, तुम लोग रेड ऑइंटमेंट को स्मॉल स्क्वायर तक पहुंचाने के लिए तैयार करो। मैं उसे एंटरटेन करने जाता हूं। गुड एल्डर ने हेड नॉड किया। यहां आ गया, ट्रेडर आ गया। छोटे लाइजर्डमैन गांव में इधर उधर दौड़े और एक दूसरे को बताया। हर लाइजर्डमैन स्मॉल स्क्वायर में इकट्ठा हो गया। लिन फेई ने लिजर्डमैन और उनके आसपास के लोगों को देखा और स्पीचलेस रह गया। जब उन्होंने देखा तो लिन फेई को जू में एनिमल जैसा महसूस हुआ। हा हा, बॉस लिन, लॉन्ग टाइम नो सी, वेलकम। लाइजर्डमैन एल्डर शाओफेंग क्राउड से बाहर आया और मुस्कुराया। लॉन्ग टाइम नो सी? ये 2 दिन से कम ही हुए। लिन फेई ने मन में कहा और चाओफेंग से कहा, हेलो एल्डर चाओफेंग, आर ऑल योर थिंग्स रेडी? ऑलराइट, हमने इन 2 दिनों में अपनी सारी स्टाफ मोबिलाइज कर दी और बहुत सारी रेड ऑइंटमेंट बनाई। शाफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, साइड में खड़े हो जाओ, रास्ता मत रोको। पीछे से एक आवाज आई। 20 स्टर्डी लिजर्डमैन क्राउड को छोड़कर वुडन बॉक्सेस उठाए और लिन फेई के सामने रख दिए। ओपन ऑल द बॉक्सेस, याफेंग ने ट्राइब से कहा। खाकी वुडन बॉक्सेस लिजर्डमैन ने खोले और उनके अंदर स्मॉल पोर्सलिन बॉटल्स थी। बॉस लिन, ये 25 बॉक्सेस हैं जिनमें टाओ 5 बॉटल्स रेड ऑइंटमेंट है। कृपया चेक करें। चाओफेंग ने लिन फेई से कहा। नो, आई बिलीव यू। लिन फेई ने हेड शेक किया और फिर हाथ उठाकर डिमेंशनल स्पेस से वंडर्ड क्रूड स्पिरिचुअल वेपन लॉन्ग स्वॉर्ड्स निकाले। इस बार लिन फेई ने अपने स्पेस स्पिरिट टूल का उपयोग नहीं किया। उसने पहले ही सोचा था कि स्पिरिट वर्ल्ड में इसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हर बार हॉपिंग करना थोड़ी परेशानी थी। लाइजर्डमैन ने ध्यान नहीं दिया कि लिन फेई ने स्टोरेज स्पेस टाइप एबिलिटी छुपाई नहीं, क्योंकि जब उन्होंने इतने सारे सायोनिक वेपन सामने देखे तो उनका ध्यान पूरी तरह उन्हीं पर आकर्षित हो गया।